फ्राइडे को जिस तरीके से तबीयत से शॉर्टिंग हुई है HDFC बैंक की, मुझे नंबर्स उसके हिसाब से ऐसे ख़राब नहीं लगे। मतलब मुझे ऐसा कुछ ये हाउलर नहीं लगा कि जिससे को लगे कि भाई शॉर्ट करने के बाद भी स्टॉक गिरे। एडजस्टेड ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट की जब हम बात करते हैं, पीपॉप, जो लगातार बात होती है, वो एक्चुअली एक्सपेक्टेशन से बेहतर है। नेट इंटरेस्ट इनकम भी एक्सपेक्टेशन से बेटर है। बैंक ने क्या किया? बैंक ने इस 9,000 करोड़ को यूज़ किया एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग के लिए। प्रोविजनिंग का मतलब ये नहीं होता कि वो पैसा गया। अगर वो बैड लोन नहीं हुआ तो आप उसको राइट बैक भी कर दो। करीब करीब 3% ये अपने हाई से गिरा है। टेक्निकली भी ये 50 डे मूविंग एवरेज पर है और शॉर्ट कवरिंग के भी चांसेस हैं। आज का एक्चुअली मैं बताऊं तो हमारा स्टॉक ऑफ द डे HDFC बैंक है। नो क्वेश्चंस आस्क्ड। सुबह और इवन वीकेंड पे लोगों को लग रहा था कि नंबर्स कैसे हैं, एक व्यू लिया गया था यहाँ पर आवाज़ पर कि नहीं, नंबर्स बुरे नहीं हैं, नंबर्स अच्छे हैं और पोजीशनिंग जिस हिसाब से स्टॉक की आज शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। और ये देखिए क्या शानदार कंट्रीब्यूशन इस समय HDFC बैंक का। ओके, चलिए खैर HDFC बैंक के दम पर मार्केट में आज एक शानदार रिकवरी। शो की शुरुआत करते हैं और एक्चुअली कहें तो सिर्फ HDFC बैंक क्यों, ये जुगलबंदी है HDFC बैंक और ICICI बैंक की। श्रेया वीर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ कंट्रीब्यूशन। एक बार कंट्रीब्यूशन दिखाइए ज़रा, जो सुबह भी हमने कई बार दिखाया था, निफ्टी और बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूशन। और निफ्टी बैंक में शानदार मूव। निफ्टी में देखिए 68 पॉइंट HDFC बैंक कंट्रीब्यूट कर रहा है, 61 पॉइंट ICICI बैंक कंट्रीब्यूट कर रहा है। 130 पॉइंट के करीब का कंट्रीब्यूशन दो स्टॉक से हो गया, जिसमें से करीब 70% रिलायंस ले गया, है ना। 84-85 पॉइंट का ड्रैग रिलायंस ने डाल दिया। तो हुआ क्या कि जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, HDFC बैंक और ICICI बैंक, इनके सपोर्ट से निफ्टी वापस 25,000 के ऊपर और एक जोश जिसकी कि मार्केट को ज़रूरत भी थी, वो आज मार्केट को मिला। और एक चीज़ मैं बताऊँ ना, मार्केट को ज़रूरत थी इसकी, ऐसे दिन की। जिस तरीके से मार्केट 2 हफ्ते से था, जिस तरीके से मार्केट में नंबर्स आ रहे थे, एक सॉर्ट ऑफ इस चीज़ की ज़रूरत थी। जैसे वो फर्स्ट टेस्ट मैच जीतने के बाद, वो हारने के बाद जो सेकंड टेस्ट मैच में हम जीते ना, वो ज़रूरत थी। वैसे ऐसी मार्केट को अब चौथे में भी ज़रूरत है वैसे, लेकिन ऐसी ज़रूरत थी मार्केट को आज की, एक ऐसा दिन मिले। और एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, रिलायंस 3% नीचे और आपने देखा कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो 84 पॉइंट ड्रैग कर रहा है। कब लास्ट टाइम हुआ कि रिलायंस 3%, 3.5% नीचे हो और निफ्टी ग्रीन में हो, वो भी अच्छा खासा ग्रीन में हो? बहुत कम ऐसा होता है। तो उसका पूरा श्रेय ऑब्वियसली ICICI और HDFC बैंक को जाता है। बैंक निफ्टी ने आज फिर 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रिक्लेम किया। लेट्स सी यहाँ से आगे किस तरफ बढ़ते हैं, लेकिन आज तो दिन अच्छा ही रहा मार्केट के लिए। बिल्कुल, आज का दिन काफ़ी शानदार और क्लियरली क्रेडिट HDFC बैंक और ICICI बैंक के रिजल्ट्स और उसके बाद जो स्ट्रीट ने रिवॉर्ड किया उसको जाता है। और मैं सोच रही थी अगर रिलायंस भी कंट्रीब्यूट करता आज की तेज़ी में तो मार्केट कहाँ होता, क्योंकि शानदार रैली है। थोड़ी ब्रेथ में टसल ज़रूर देखने को मिली, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप आप देखें थोड़ा फ्लैटिश साइड पर रहा, लेकिन निचले स्तरों से वहाँ पर भी रिकवरी देखने को मिली। सवाल अब यहाँ पे ये कि जिस तरीके से HDFC बैंक और ICICI बैंक के नतीजे आए, स्ट्रीट ने रिवॉर्ड किया, शानदार तेज़ी, हालांकि लास्ट मिनट में भी थोड़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल रही है निफ्टी में, लेकिन कितनी टिकाऊ लग रही है आपको ये तेज़ी? और क्या अब आगे चल के रिजल्ट्स ऐसे ही एक्सपेक्टेड हैं और मार्केट ऐसे ही परफॉर्म करता रहेगा, या फिर अभी भी कंसर्न है इंडाइसेस पर, अभी भी कॉशियस रहने की सलाह? देखिए, वन डे एट ए टाइम। वो क्या होता है ना, किसी ने पूछा कि आज का क्या प्लान है, बोले ये, बोले कल का, बोले बता दिए, बोले परसों का। ऐसे वो एक हफ्ते का पूछ लिया, अब पता नहीं ना परसों तक क्या होगा क्या नहीं होगा। यहाँ मार्केट में ना अभी इस समय एक दिन, वन डे एट ए टाइम। लेकिन शायद एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, आज एक सवाल बनता है कि क्या डाउन ट्रेंड खत्म हुआ या नहीं हुआ। आई थिंक अभी मैं इसका जवाब नहीं है अभी। लेकिन आज निफ्टी ने जो चीज़ की वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। आज हमने सपोर्ट 2 की बात की थी, 24,850 से 24,900, जो बड़ा सपोर्ट जोन था, जहाँ पर आपका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था और जहाँ पर आपका 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था। आज एक चीज़ हुई, मार्केट ने फ्राइडे का लो ब्रेक करा और उसके बाद कुछ और शॉर्ट्स को ट्रिगर करके शायद शॉर्ट कवरिंग आई मार्केट में और अब आप 25,000 के ऊपर हैं। लेकिन कॉन्फिडेंस मार्केट में अभी भी नहीं है। कॉन्फिडेंस लौटेगा अगर आप 25,200 के ऊपर आएंगे, तो 25,200 के ऊपर आएंगे तभी ये मंदी खत्म होगी। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, बिल्कुल HDFC बैंक और ICICI पर
बिल्कुल सही वो रहा व्यू, लेकिन रिलायंस ने आज इस तरीके से ड्रैग किया ना, ये आई थिंक किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था। सरप्राइजिंग था बिल्कुल। ये मतलब इतना रिलायंस गिर जाएगा आज 3.5%, चलिए ना चले अलग बात है, लेकिन 3.5% स्टॉक गिर जाएगा ये आई थिंक किसी ने नहीं सोचा था। सुबह आप जितने मर्जी ब्रोकरेज नोट्स उठा कर देख लीजिए, किसी का एनालिसिस पढ़ लीजिए, किसी ने नहीं कहा था कि रिलायंस के नंबर्स इतने खराब हैं कि 3.5% स्टॉक गिर जाएगा और वो निफ्टी को 80-85 पॉइंट से ड्रैग कर देगा। अगर रिलायंस नहीं होता आज तो बिल्कुल वैसी कवरिंग जैसा कि बैंक निफ्टी में आई है, वैसी ही शॉर्ट कवरिंग निफ्टी में भी आती, अभी भी आ सकती है। आज की आज तो नहीं आएगी ऑब्वियसली। उसका ट्रिगर क्या होगा? इन्फोसिस। अब अगला बड़ा नंबर इन्फोसिस का है। परसों इन्फोसिस का की बोर्ड मीटिंग है। इन्फोसिस एक्सपेक्टेड है कि लार्ज कैप आईटी में सबसे शानदार नंबर्स इन्फोसिस डिलीवर करेगा। इन्फोसिस इकलौती लार्ज कैप आईटी कंपनी है जो ग्रोथ डिलीवर करेगा, बाकी सब ने तो डी ग्रोथ डिलीवर की है। इन्फोसिस अकेली कंपनी जिससे हम ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं डॉलर रेवेन्यू में, तो उनकी गाइडेंस पर ऑब्वियसली काफ़ी नज़र रहेगी और लेट्स सी अगर वो उसको हेल्प कर पाएँ कि नहीं कर पाएँ। लेवल्स की जहाँ तक बात है श्रेया, अब आज क्लियर हो गया। सपोर्ट आपका 24,850 से 24,900 पर है। अब ये लक्ष्मण रेखा है। अच्छा, आज का लो अगर ये टूट गया तो मार्केट में बड़ी वाली गिरावट आ सकती है, तो इसके लिए इसको सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। और अपसाइड पर रेजिस्टेंस 10 और 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर है, वो 25,200 से 25,250 पर है। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, आज बैंक निफ्टी ने बहुत शानदार मूव दिया, लेकिन रेजिस्टेंस के करीब ही आकर अटका। तो यहाँ पर भी 56,600 से 56,800 पे एक सपोर्ट है। आज भी देखिए, एक पहले 15 मिनट के मूव के बाद 56,600 के करीब का एक इक्विलिब्रियम था, मतलब हर जो डाउन साइड है वो वहीं पर आकर रुक रही थी। 56,600 56,800 का जोन है वो, और रेजिस्टेंस मिलेगा 57,200 57,400 पर। वीरू, गुड आफ्टरनून। स्टॉक स्पेसिफिक आज क्या मूव्स रहे? बिल्कुल अनुज, गुड आफ्टरनून। अनुज, आज हम रिलायंस और आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक की बातचीत में इतना मशरूफ हो गए हैं कि और किसी पे नजर नहीं जा रही, लेकिन एक स्टॉक आपकी स्क्रीन पे लेके आता हूँ अनुज, जिन स्टॉक्स पे मैं शुरुआत करूंगा। आज ऑटो में एक बहुत बड़ा रिवर्सल है। निफ्टी ऑटो लेके आई है आपकी स्क्रीन पे एट डे हाई, और निफ्टी ऑटो इस वक्त अपनी ऑलमोस्ट मल्टी मंथ रेंज के हाई पे ट्रेड कर रहा है। आज सुबह टाटा मोटर्स में बहुत सारी शॉर्ट कॉल्स भी थी, बट एक सडन रिवर्सल है ऑटो में। इसको रिस्पेक्ट देते हैं। निफ्टी ऑटो डे हाई पर, रेंज हाई पर, मल्टी मंथ हाई पे ट्रेड करता हुआ। आप लेके आइए एक बार पहला चार्ट, दैट्स एमएनएम। अभी अभी 3237 पे डे हाई पर आया। गजब के स्टैट्स हैं, जरा प्लीज एमएनएम रखिएगा। 17,600 शेयर कम हुए, यानी बड़ी शॉर्ट कवरिंग। आज सुबह 3160 का लो लगा, यानी एक बड़ा रिवर्सल। दूसरी बात, मैं कुछ देर के लिए आपको इसकी ऑप्शंस की शीट पे ले जाता हूं। एक बड़ी चीज हुई है मेरे में। मैं तो स्टैट्स से बात करता हूं ना। ये देखिए, इसका जो मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग ओआई प्लेस था वो था 3200 की कॉल में। वो लेवल इसने पार कर लिया है, और लगभग पिछले 1 घंटे में 300 कॉन्ट्रैक्ट और कवर हुए हैं, और टोटल कॉन्ट्रैक्ट कवर इन 3200 की कॉल में करीब 800 कॉन्ट्रैक्ट। हैवी शॉर्ट कवरिंग स्ट्राइक्स में हो रही है, और इनफैक्ट 3300, 3350 इन सारी कॉल्स में हैवी शॉर्ट कवरिंग है। तो एक सडन स्पाइक एमएनएम में, बड़ा रिवर्सल, वेल सपोर्टेड बाय फ्यूचर एंड ऑप्शन स्टैट्स। पहला ये हो गया। दूसरा है, मैं लेके आऊंगा कैपिटल गुड स्पेस में अनुज, दैट्स कमेंस। आपकी स्क्रीन पे आएगा। डे हाई की ट्रेजेक्टरी में ट्रेड करता हुआ 2.25% ऊपर। मेरे ख्याल से सबसे स्टेबल चार्ट अगर पूरे कैपिटल गुड्स में है तो वो ये है, इस दौर के हाईएस्ट क्लस्टर पे, और कुछ बड़े पॉजिटिव क्रॉसओवर्स। स्ट्रॉन्ग बाइंग 59,600 शेयर, और ये अब एक अपने क्रिटिकल सप्लाई जोन के आसपास बढ़ता हुआ 18 दिसंबर 2024 का एक्सपिंग हाई 3685। बिल्डअप पोजिशनिंग अच्छी लगती हुई। और तीसरा स्टॉक है, दैट्स अंबुजा सीमेंट। हालांकि बातचीत इस पर सुबह भी हुई थी, बट पूरा सीमेंट आज कैपिटलाइज कर रहा है। लीडरशिप अंबुजा के हाथ में, ये अल्ट्राटेक सीमेंट के हाथ में है। अंबुजा अभी भी डे हाई की ट्रेजेक्टरी में ट्रेड करता हुआ 2% के गेन के साथ क्लियर कट फ्लैग का ब्रेकआउट। बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट नजर आ रही है अंबुजा की आपकी स्क्रीन पे। ये 3 स्टॉक्स रखे स्क्रीन पे, वेल सपोर्टेड बाय ऑप्शन एंड फ्यूचर स्टैट्स। सिर्फ जो स्टैट्स स्क्रीन पे वो बोल रहा हूं मैं अनुज। अदर देन बैंक्स या फिर रिलायंस, जो चीज आपको बाजार में थोड़ा सा कन्विंस कर रही हो आज? अदर देन बैंक्स एंड रिलायंस, यू सेड? रिलायंस। नहीं, रिलायंस तो कन्विंस नहीं कर रहा है ना वीरू, तो इसके लिए नहीं, आज उससे हम कन्विंस क्या करें, चक्कर है अनुज पूरे दिन। नहीं, आई थिंक आज थोड़ा सा कैपिटल मार्केट से रिलेटेड स्टॉक्स में एक अच्छी बाइंग है वीरू। आई थिंक बीएससी को देखकर मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मार्केट को एक सेंस बन रहा है कि यहाँ पर शायद थोड़ा सा एक
दिक्कत खत्म हुई है। और एक स्पेस जो मेरे रेडार पर आ रही है ना वीरू, वो है कैपिटल गुड्स। अगर आप देखें तीनों स्टॉक्स, तीनों एमएनसी कैपिटल गुड्स, एबीबी हुआ, सीमेंस हुआ या कमिंस हुआ, तीनों में आप देखिए, और ये ना बार बार होता है कि वो एबीबी के ग्लोबल नंबर पे हम गिरते हैं, जबकि हम बार बार कहते हैं कि इसका कोई लेना देना नहीं है। इंडियन लिस्टेड जो कंपनी है उसका बिजनेस अलग है, वो जो ग्लोबल कंपनी इंडियन बिजनेस की बात करती है वो अलग होती है, लेकिन उसके बावजूद वो ये स्टॉक गिरते हैं पहले, उसके बाद चलते हैं। तो ये स्पेसेस कुछ और हैं जहाँ पर इंटरेस्टिंग एक्शन लग रहा है। श्रेया के पास चलते हैं, अब कार्यक्रम का क्रम आगे बढ़ाते हैं। श्रेया बताइए। जी, कार्यक्रम का क्रम समझेंगे, लेकिन उससे पहले अब क्योंकि वीरेंद्र जी कह रहे हैं कि मशरूफ हो गए हम एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक की बातों में, सवाल फिर से वही होगा कि जिस तरीके से आज तेज़ी थी दोनों काउंटर्स में और फिर बैंक निफ्टी जिस तरीके से उसकी बदौलत भागा है, तो क्या इन दोनों स्टॉक्स की बदौलत हम फिर से एक बार बैंक निफ्टी लाइफ टाइम हाई पर जाएगा? लग रहा है बैंक निफ्टी में मुझे मतलब हैरानी नहीं होगी। कितना दूर है ऑल टाइम हाई? 57,600 मेरे ख्याल से 1 बज रहा है इसका। 52 वीक हाई दिखा दीजिए मुझे। आज जैसा एक और दिन आ गया तो हो गया 52 वीक हाई बैंक निफ्टी में। और अभी तो कोटक के नंबर्स आने बाकी हैं, कोटक से भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नंबर्स अच्छे ही आएंगे। और जब देखिए, जब एक इंडेक्स में 2 स्टॉक्स से 50% अगर कंट्रीब्यूट करेंगे तो ऑब्वियसली फिर उसका चलने का चांस 57,600 वही है, वही था ऑल टाइम हाई। और लग सकता है मतलब 800 पॉइंट दूर है हम बैंक निफ्टी में ऑल टाइम हाई से। कुछ नहीं होता 800 पॉइंट, 1.25% है। तो लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि बैंक निफ्टी में आज मोर देन आईसीआईसीआई बैंक एंड एचडीएफसी बैंक एक और स्टॉक है जिस पर लोगों के शायद नज़र उतनी ना गई हो। एक बार एक्सेस का इंटरडे देखिएगा आप। फ्राइडे को हम 5% गिरे थे, आज सुबह हमने शुरुआत नेगेटिव में की थी, अच्छे खासे गिरे थे, लेकिन लोअर लेवल से यहाँ पे भी रिकवरी आ रही है। तो आई थिंक थोड़ा सा मार्केट में एक सेंस बन रही है कि बैंक निफ्टी जो है वो अभी भी एक स्ट्रॉन्गर, वैसे भी ये बात हमेशा हुई थी, बस फ्राइडे को थोड़ा सा एक फेक ब्रेकडाउन आया था फ्राइडे को बैंक निफ्टी में। अच्छा, बैंक निफ्टी में फ्राइडे को काफ़ी समय बाद शॉर्ट्स भी आए थे, तो आई थिंक आज से उसकी शॉर्ट कवरिंग भी हुई है, ये भी कारण हो सकता है। लेकिन अगर आप मुझे बेट करने को कहेंगे तो मैं कहूँगा कि बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई जाने के चांसेस काफ़ी हाई हैं। चलिए आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स ओके, ट्रेंडिंग स्टॉक्स की बात करते हैं और शानदार रैली आज मार्केट में। तो शुरुआत तेज़ी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स के साथ ही होगी ऑब्वियसली, और आपके स्क्रीन पर होगा अभी देखिए इटर्नल। रिजल्ट से पहले यहाँ पर खरीदारी 3% ये चढ़ गया। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक लगातार सुबह से बात हो रही है, अच्छे रिजल्ट स्ट्रीट ने रिवॉर्ड किया। 2.5% आईसीआईसीआई बैंक ऊपर, एचडीएफसी 2% के करीब ऊपर। एचडीएफसी लाइफ भी इस कड़ी में शामिल, 1.5% की करीब यहाँ पे खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। एल&टी फाइनेंस रिजल्ट के बाद भागा 3.5%। आज पूरे मेटल स्पेस में आप देखेंगे बाइंग है, 1% के करीब इंडेक्स चढ़कर कारोबार कर रहा है। जिंदल स्टेनलेस, नैल्को जैसे स्टॉक्स में 3.5% से ज़्यादा की खरीदारी। बीएससी कैपिटल मार्केट स्टॉक्स हम डिस्कस भी कर रहे थे, 2.5% की तेज़ी के साथ यहाँ पर कारोबार होता हुआ। लेकिन कुछ काउंटर्स जहाँ पर डेंट भी पड़ा है। रिजल्ट अच्छे थे, ब्रोकरेजेस के स्टैंड्स भी ठीक ठाक थे, फिर भी स्ट्रीट ने पनिश किया। 3.5% से ज़्यादा लुढ़का रिलायंस आज के साथ में। इंडसइंड बैंक पर देखिए खबर, और उसके बदौलत 2% के करीब ही गिरा। विप्रो, आईटी पैक थोड़ा फिर से दिक्कत में, आज 2.5% के करीब गिरावट। और आयशर मोटर्स भी 1.5% के करीब गिरकर कर रहा है कारोबार। हालांकि ऑटो स्पेस में बाइंग है, लेकिन आयशर मोटर्स बैकफुट पे। यू स्मॉल फाइनेंस बैंक अगेन रिजल्ट के बाद 5.5% टूटा। बंधन बैंक रिजल्ट के बाद पनिशमेंट, 2.5% से ज़्यादा की गिरावट। टाटा पावर और यूनियन बैंक में भी 2.5% के करीब यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम का क्रम समझते हैं। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगे SMFIS के शरद अवस्थी जी। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, राजेश पालविया, शिल्पा राउत और कविता जैन से। 2:15 पर यतिन बताएंगे आपको कि बैंकिंग शेयरों का बॉस कौन है। 2:20 पर बैंकिंग सेक्टर के नतीजों पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ेंगी एक्सिस सिक्योरिटी की BFSI रिसर्च एनालिस्ट ज्ञानदा वैद्य जी। 2:25 पर आशीष चतुर्वेदी बताएंगे सोना BLW में तेजी क्यों है। फिर आशीष चतुर्वेदी से ही जानेंगे कि छोटी फिल्में कौन से बड़ा धमाल कर रही है। 2:35 पर डिक्सन टेक और MGL के नतीजों का अनुमान लेकर आएंगी कंचन नौटियाल। 2:45 पर ट्रेडर्स पर वॉल स्ट्रीट की खास रिपोर्ट लेकर आएंगे आशीष चतुर्वेदी। 2:50 पर बिग मार्केट वॉइस में हमारे साथ जुड़ेंगे HDFC सिक्योरिटी के MD एंड CEO धीरज रेली जी। 3:05 पर डीलिंग रूम चेक। 3:10 पर अनुज जी से कल के लिए स्ट्रैटेजी। 3:15 पर BTST STBT कॉल्स। ओके, चलिए हमारे साथ हमारा पैनल तैयार है। शुरुआत करते हैं टॉप ट्रेड्स की। गाबा सर, गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू। यस, कमेंट्स में यस वाकई में मोमेंटम है। ट्रेड कर रहा है 3622 पर कमेंट्स इंडिया, और मुझे लगता है 3700 तक जाना चाहिए, और स्टॉप लगेगा 3600 का। तो रिस्क ओवर रेशियो भी फेवर में है, तो अगर BTST के तौर में जाता है तो भी चलेगा कमेंट्स इंडिया।
ओके, कमेंस इंडिया 36-24 पे, जैसे कि मैं आपके स्क्रीन पर स्टैट्स रखा था कुछ देर पहले, बहुत स्ट्रांग, बहुत स्टेबल और डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। बाय कॉल एट 3624। मानस, आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी, देखिए यूपीएल में खरीदारी करने की राय रहेगी। यूपीएल में बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ब्रीच हुआ है। 700 पे स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, लेकिन आज 700 का आंकड़ा ब्रेक हुआ, वॉल्यूम्स काफी बेहतर है। तो यूपीएल में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 699 का स्टॉप लॉस लगा लेंगे और 735 ₹735 तक के टारगेट्स पॉसिबल है यूपीएल में। यहाँ पर आप एक ऑप्शन ट्रेड भी ले सकते हैं, 710 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 14 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, ₹8 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, ₹26 के टारगेट पॉसिबल है। ओके, यूपीएल में डी हाई के आसपास कारोबार करता हुआ नजर आएगा। शानदार रैली आज शुरुआत में ही यूपीएल में देखने को मिल रही है। ये पिक मानस जी की तरफ से। शिल्पा जी, आप बताइए। वेरी गुड आफ्टरनून, आप क्या पिक कर रही हैं? गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा रहेगा लॉन्ग साइड में ट्रेड सिंजिन में। सिंजिन फ्यूचर्स ट्रेड कर अराउंड 670। यहाँ पे मुझे लगता है एक अच्छा खासा ब्रेकआउट अटेम्प्ट हो रहा है, जहाँ पे 690 से लेके 700 710 के भी लेवल्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 655 का मेंटेन कीजिए एंड स्टे लॉन्ग इन सिंजिन फ्यूचर्स। ओके शिल्पा जी, गुड आफ्टरनून। शिल्पा जी कहाँ थी इतने दिन से? मिस कर रहे थे आपके व्यूअर्स आपको, हम भी मिस कर रहे थे आपको। नहीं अनुज, थोड़ा इश्यू था बट इट्स ऑल ओके नाउ। थैंक यू सो मच। चलिए, ऑल ओके। कविता जी, गुड आफ्टरनून। कविता जी, आपकी ट्रेड? वेरी गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो मेरा ट्रेड होगा डिक्सन टेक्नोलॉजीज पर। अपने 10 ईएमए से काउंटर ने बहुत अच्छा बाउंस बैक दिया है और अभी करीबन 2.25% ऊपर है। विद स्टॉप लॉस ऑफ 16,150 के स्टॉप लॉस के साथ इसे अप्रोच किया जा सकता है। अपसाइड मोमेंटम मुझे लगता है 16,500 16,520 की तरफ के काउंटर बढ़ता हुआ दिख सकता है। सो डिक्सन विल बी द बाय। डिक्सन 16,241 पे एक बाय कॉल, बहुत स्ट्रांग मूव यहाँ पे। चलते हैं राजेश सतपुते जी के पास। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? वेरी गुड आफ्टरनून वीरेन, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन देखिए, मेरी नजर नाल्को के चार्ट के ऊपर है। बहुत ही क्लीन ब्रेकआउट है, कंसोलिडेशन, और ये ब्रेकआउट है। कंसोलिडेशन करीबन 20 दिन का है। अगर हम चार्टिकली देखें तो इट्स अ फॉलिंग चैनल, और यू कैन कॉल इट एज अ वेज फॉर्मेशन ब्रेकआउट। तो चार्ट के हिसाब से अगर आप देखें तो स्विंग ट्रेडिंग का इसका टारगेट होगा करीबन 200 202 का, और स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है वो रहेगा 193 का। सो नाल्को इज अ बाय। नाल्को पे खरीदारी की राय राजेश सातपुते जी की तरफ से आती हुई। टेक्निकल कॉल्स हो गए पूरे, एक करके आपके स्क्रीन पर रख देती हूँ। गावस ने एक कमेंट्स चुना, यहाँ पर खरीदारी की राय। टारगेट और स्टॉप लॉस आपके स्क्रीन पर होगा, जॉट डाउन कर लीजिए। मानस जी को यूपीएल पसंद आ रहा है, यहाँ पे खरीदारी की राय। 690 का स्टॉप लॉस, 735 के टारगेट देख रहे हैं वो। शिल्पा जी कह रही है सिंजिन उनको भारा है, यहाँ पे उनके पास खरीदारी की राय। 710 के टारगेट, 650 का स्टॉप लॉस। कविता जी ने डिक्सन टेक पर दाव लगाया, यहाँ पे भी खरीदारी की राय उनकी तरफ से। 16,500 के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर रही हैं। और राजेश जी ने अभी नाल्को पर दाव लगाया, 202 के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 193 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। अब चलते शरद अवस्थी जी के पास। शरद जी, वेरी गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए, मार्केट में अच्छी तेजी आज के सत्र में, ऐसे मूड माहौल में कौन से स्टॉक्स आपको पसंद आ रहे हैं? जी, हमें लगता है बंधन बैंक एक डिसेंट बेट होनी चाहिए। रिजल्ट्स के बाद थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है, प्राइसेस नीचे भी हैं, बट हमें लगता है जो आने वाले समय में एक बैंक की नीति है ईस्ट के मार्केट से डाइवर्सिफाई करने की, वो आप अगर प्रेजेंटेशन देखें तो उसमें क्लियरली विजिबल है। इसके अलावा जो माइक्रो फाइनेंस वगैरह में अपना एक्सपोजर कम करके सिक्योर्ड बुक को बढ़ाने का जो प्लान है वो भी क्लियरली आने वाले समय में और ज्यादा अग्रेसिवली होता हुआ दिखना चाहिए। इसके अलावा हमें लगता है कि जो आपकी कासा में उतनी बड़ी ग्रोथ इस क्वार्टर भी नहीं देखने मिली है, लेकिन आने वाले समय में वहां पे इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए। और माइक्रो फाइनेंस में पेन पॉइंट्स भी हमारे हिसाब से काफी कम हो गए हैं और एडवांसेस ग्रोथ वगैरह डिसेंट रहनी चाहिए। तो अगले 2 साल में हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि बैंक में काफी इम्प्रूवमेंट आपको देखने मिलना चाहिए। अगर प्राइस टू बुक मल्टीपल्स इन्हीं लेवल्स के आसपास भी रहता है, तो इस साल लगभग 18 रुपए के आसपास की ईपीएस, उसके अगले साल लगभग 22-23 रुपए की ईपीएस। तो हमें लगता है बुक वैल्यू करीब 190 रुपए के आसपास आ जानी चाहिए। 1.5 का प्राइस टू बुक इनिशियली मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो 260 से 280 रुपए के लक्ष्य के लिए बंधन बैंक का। ओके, चलिए काम करते हैं, आज के स्टॉक्स ऑफ द डे की बात करते हैं। जी हाँ, वो हैं HDFC बैंक और ICICI बैंक। शानदार भूमिका रही इन दोनों की, और 2 से 2.5% दोनों स्टॉक्स ऊपर हैं। और यतिन से जानते हैं कि दोनों के नंबर्स कैसे रहे, कौन ज़्यादा दमदार है, ब्रोकरेजेस को क्या ज़्यादा पसंद आया।
दोनों इस समय बॉस बनने की तैयारी कर रहे हैं। ऑब्वियसली आईसीआईसीआई बैंक ने ज़्यादा आउट परफॉर्म किया है, लेकिन यतिन बताइए पूरी जानकारी। तो जैसे कि आपने कहा आईसीआईसीआई बैंक क्वालिटी के नज़रिए से इसको देखें तो क्लियरली एक विनर साबित हो रहा है और इस क्वार्टर ही नहीं लगातार 4, 5, 6 क्वार्टर्स की अगर आप टाइमलाइन देख ले तो आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे प्राइवेट सेक्टर बैंक में सबसे बेहतरीन रहे हैं। शुरू करते हैं एचडीएफसी बैंक के साथ और हमने 6 पैरामीटर्स आइडेंटिफाई किए हैं जहां आपको दिखेगा कि 5% जो इस क्वार्टर एचडीएफसी बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम में ग्रोथ आई है उसके मुकाबले आईसीआईसीआई बैंक की लगभग 11% देखने को मिल रही है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो ऑब्वियसली जो फ्लोटिंग प्रोविजन एचडीएफसी बैंक ने रखा और जो वन ऑफ गेन है उसको निकाल के कोर प्रॉफिट की बात करें तो 12% की ग्रोथ है और उसके मुकाबले आईसीआईसीआई बैंक आपको चमकता हुआ नजर पड़ेगा। 15% की प्रॉफिट ग्रोथ इस क्वार्टर आपको साल दर साल बेसिस पर नजर आती हुई दिखाई पड़ रही है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स भी अगर हम देखें तो एचडीएफसी बैंक के सिक्वेंशियली गिरे हैं 3.4% के आसपास, लेकिन इसकी प्रोफाइल अगर आप आईसीआईसीआई बैंक से कंपेयर करें तो 4.34% के आसपास नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स आते हुए नजर पड़ रहे हैं। क्रेडिट कॉस्ट अगर हम बात करें तो एचडीएफसी बैंक का 2.2% के आसपास है, उसके सामने आईसीआईसीआई बैंक का केवल 0.56% आपको देखने को मिल रहा है। और डिपॉजिट ग्रोथ और एडवांसेस ग्रोथ, ये दो पैरामीटर्स पे भी आपको आईसीआईसीआई बैंक एचडीएफसी को मात देता हुआ नजर पड़ेगा। अगर हम बात करें डिपॉजिट ग्रोथ की तो एचडीएफसी बैंक के लो बेस के ऊपर 16%, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक की हाई बेस के सामने 13% की ग्रोथ। और एडवांसेस की बात करें तो केवल 7% की ग्रोथ एचडीएफसी बैंक की रही है नेट बेसिस पे, जबकि आईसीआईसीआई बैंक की 12% रही है। तो शानदार तरीके से आपको पोजीशन दिखाई पड़ रहा है आईसीआईसीआई बैंक और शायद इसीलिए आज आउट परफॉर्म भी कर रहा है। और ब्रोकरेजेस की अगर हम माने तो ऑब्वियसली एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक दोनों पे ही खरीदारी की सलाह उनकी तरफ से आती हुई नजर पड़ रही है। ओके, दोनों पर बाय की नज़र ब्रोकरेजेस की रहेगी। शुक्रिया यतिन। एक काम करते हैं, बात करते हैं, हमारे साथ एक्सिस सिक्योरिटीज़ की बीएफएसआई रिसर्च हेड ज्ञानंदा वैद मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उन्हें क्या ज़्यादा अच्छा लगा। ज्ञानंदा जी, गुड आफ्टरनून। तो इस समय दोनों पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक से शुरुआत करते हैं क्योंकि उसका ज़्यादा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पिछले कुछ क्वार्टर्स में संदीप बख्शी जी के आने के बाद से, और जिस तरीके की वैल्यूएशन पर आईसीआईसीआई बैंक अब पहुंच गया है, यहाँ पर आपका क्या व्यू होगा? जी, गुड आफ्टरनून। आईसीआईसीआई के Q1 नंबर्स थे वो बहुत ही दमदार थे और अगर हम ओवरऑल बैंकिंग जो अभी पैक रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए देखें तो सिर्फ आईसीआईसीआई ऐसा बैंक है जिसने QOQ एनआईआई ग्रोथ दिया है। ऑल्सो मार्जिन जो प्रेशर था जिसका अनुमान था, हमने ऑलमोस्ट अबाउट 14-15 बेसिस पॉइंट्स का अनुमान मान के चल रहे थे कि मार्जिन कंप्रेशन आएगा। वहाँ पे आउट परफॉर्मेंस आया है, सिर्फ 7 बेसिस पॉइंट्स का एक डिप आया है। सो हम पॉजिटिव है अभी भी। ऑब्वियसली आईसीआईसीआई बैंक पे कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, आउटस्टैंडिंग ऑन ग्रोथ एज वेल एज डिपॉजिट्स। सीडी रेशो भी उसका काफी स्टेबल है और असेट क्वालिटी पे भी हमें कोई मेजर कंसर्न्स नहीं दिखाई दे रहे। ओके, वैल्यूएशन के हिसाब से लग रहा है क्या कि थोड़ा प्रोहिबिटिव है अभी, या फिर इस तरीके का वैल्यूएशन आईसीआईसीआई बैंक कमांड करता रहेगा आपके हिसाब से? जी, आईसीआईसीआई बैंक जो प्रीमियम वैल्यूएशंस अभी भी कमांड कर रहा है, देयर इज डेफिनेटली सम स्कोप। यहाँ से अपसाइड डेफिनेटली आईसीआईसीआई बैंक में दिखता है क्योंकि उसके रिटर्न रेशोज या फिर प्रॉफिटेबिलिटी बहुत स्टेडी स्टेट से ग्रो करती रहेंगी। वैल्यूएशन अपसाइड अभी भी स्कोप लगता है। ओके, ज्ञानदा जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। एक आईसीआईसीआई बैंक की बात हो गई, अब बात करते हैं एचडीएफसी बैंक। एक पिलर है ये अगर आप देखें पूरे बैंकिंग सिस्टम का। अभी आपको नंबर्स कैसे लगे? प्रोविजनिंग का मैटर हम सुबह से डिस्कस कर रहे हैं, बट वो ज़रूरी भी होती है। दूसरी बात, अगर आप किसी भी दूसरे बैंक की तुलना में देखें इनकी एसेट्स क्वालिटी और साथ ही साथ जो इनका आगे लोन ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है और जो कि इनफैक्ट डिफरेंट हाउसेस ने रिकग्नाइज भी करी है, इसको देखते हुए आपका एचडीएफसी बैंक पे व्यू क्या है? जी, एचडीएफसी बैंक का पोस्ट मर्जर जो एलडीआर बहुत हाई था, उसके चलते बैंक का फोकस शिफ्ट हुआ था क्रेडिट ग्रोथ परस्यू करने से पहले डिपॉजिट ग्रोथ बढ़ाना। सो एलडीआर ओवर अ पीरियड जो मर्जर से अभी तक देखा है हमने, एलडीआर 110 जो पीक था वहां से 95 आ चुका है। अभी यहाँ से फोकस रहेगा बैंक का कि वो क्रेडिट ग्रोथ एक्सेलरेट करे। सो जो 7% था वो डेफिनेटली म्यूटेड नंबर है फॉर क्रेडिट ग्रोथ फॉर एचडीएफसी बैंक। यहाँ से हमारा अनुमान है कि एग्जिट मोर और लेस सिस्टमिक लेवल ग्रोथ तक का क्रेडिट ग्रोथ डिलीवर कर सकता है, एंड यही मैनेजमेंट ने भी रीइटरेट किया है अपने स्टैंस में।
सो ये साल के लिए हम अप्रोक्सीमेटली अराउंड 11 to 12% का क्रेडिट ग्रोथ मान के चल रहे हैं फॉर एचडीएफसी बैंक। आगे जाके वो डेफिनेटली एक्सेलरेट होगा FY27 एंड बियॉन्ड। अच्छा, एक मैं अपने अगले प्रश्न को दो भागों में बांटूंगा। एक तो एचडीएफसी बैंक पे आपका प्राइस टारगेट, और दूसरा एक्सिस बैंक को आप कैसे रीड कर रहे हैं नंबर्स के बाद। दूसरी बात, एनपीए रिकग्निशन को लेकर जो आरबीआई का प्रेशर था, जिसके चलते वो एनपी की फिगर्स आपको थोड़ी वाइल्ड नजर आई, इस पर आप लोगों ने कॉल क्या लिया है? आई मीन बोथ प्राइस टारगेट ऑन एचडीएफसी बैंक एंड एक्सिस बैंक पे आपका टेक। I'm sorry, but I cannot comment on Axis Bank. But माफी HDFC चाहूंगा, Bank, मैं माफी चाहूंगा ज्ञानदर जी, प्लीज, एक्सट्रीमली सॉरी फ्रॉम माय साइड। हाँ, एचडीएफसी बैंक पे आपका टेक। HDFC पे हम पॉजिटिव है, हमें यहाँ से री रेटिंग अपॉर्चुनिटी हाँ। दिखती है, लेकिन एक डिसिसिव ग्रोथ ट्रेंड जो पिकअप होना चाहिए वो दैट इज वन थिंग। दूसरा होगा निम इम्प्रूवमेंट, एक लीवर होगा एक मीनिंगफुल री रेटिंग के लिए एचडीएफसी बैंक में। हमारा अभी बाय रिकमेंडेशन है और टारगेट प्राइस 2300 रुपए। ओके, ज्ञानदर जी वेरी गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। मैक्सिमम प्राइवेट बैंक्स पे हमने सवाल ले लिया, लेकिन आप टियर 2 बैंकिंग स्टॉक्स देखिए, आप आरबीएल देख लीजिए, यू देख लीजिए, बंधन बैंक देख लीजिए। यहाँ पे थोड़ी आज नरमी देखने को मिल रही है, गिरावट है। इन सारे स्टॉक्स को कैसे देखते हैं आप? यहाँ पे क्या एनालिसिस, जिस तरीके से गिरावट आई है, क्या ये अपॉर्चुनिटी खरीदने लायक लग रहा है आपको, या फिर अभी भी थोड़ा दूरी बना के रखें? जी, सो हमारे कवरेज में जो है वो बंधन और एयू है। बंधन पे हम इतने पॉजिटिव फिलहाल नहीं हैं, क्योंकि बैंक एक ट्रांजिशन मोड में है जहां वो एमएफआई से सिक्योर्ड असेट्स की तरफ जा रहा है, जिसके चलते अर्निंग्स पे प्रेशर बना रहेगा। रिकवरी हमें देखने मिलेगी ग्रोथ में सेकंड हाफ से। अभी भी फर्स्ट हाफ में, सो Q1 में भी हमने वो प्रेशर देखा था असेट क्वालिटी पे भी, और बिकॉज ऑफ द एमफिन गार्डरेल इम्प्लीमेंटेशन, और वो हम Q2 में भी देखेंगे। बंधन में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम Q3 तक हमें मार्जिन प्रेशर्स दिख सकते हैं। उसके बाद एक स्टेबिलिटी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बंधन बैंक में, लेकिन अपसाइड पोटेंशियल हमें अभी भी बहुत लिमिटेड लगता है। जो ROA मोर और लेस सेटल FY27 या 28 में जाके 1.7 to 1.8 में होगा इज आवर एस्टिमेट। तो हमारा टारगेट प्राइस 195 है, जो बहुत लिमिटेड अपसाइड है उसमें। एयू में फिर भी ऑफ कोर्स एमएफआई पोर्शन बहुत कम है, लेकिन अभी भी उसमें स्ट्रेस बना रहेगा। बैंक ने भी कहा है कि एक क्वार्टर का डिले हो सकता है, जिसके चलते क्रेडिट कॉस्ट एलिवेटेड रहेंगे। एयू हमारा बाय रिकमेंडेशन है, अभी 900 का टारगेट प्राइस दिया है हमने। एयू का मेजर वी बिलीव इट्स अ बेनिफिशियरी इन दिस रेट कट साइकिल, क्योंकि उसका फिक्स्ड रेट बुक जो है वो 70% है। Q2 में हमें मार्जिन प्रेशर्स दिख सकते हैं, क्योंकि जो जून का रेट कट है वो रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन Q3 से हमें थोड़ी स्टेबिलिटी या इम्प्रूवमेंट देखने की एक्सपेक्टेशन है एयू में। अभी भी क्रेडिट कॉस्ट जब जैसे कम होता जाएगा सेकेंड हाफ से, ग्रोथ भी पिकअप होना चालू हो जाएगा। सो वी आर एक्सपेक्टिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स ग्रोथ देख सकते हैं हम एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में। ओके, तो ये स्मॉल फाइनेंस बैंक में आपको अपॉर्चुनिटी फिलहाल दिख रही है। बंधन बैंक अभी आप अवॉइड करना चाहेंगे। ज्ञानदर जी, प्राइवेट वर्सेस पीएसयू बैंक्स पे अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, आज तो हालांकि एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के बदौलत प्राइवेट बैंक इंडेक्स आपको ऊपर दिखेंगे 1%, और कोटक महिंद्रा बैंक के नतीजे आने हैं। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एक्सिस के हमने देख लिए। पीएसयू बैंक थोड़े बैकफुट पे नजर आएंगे। इंडियन बैंक और आईओबी को छोड़ दीजिए तो बाकी सारे ही स्टॉक्स इन रेड कारोबार कर रहे हैं। आपका झुकाव किस तरफ है, प्राइवेट या पीएसयू, और क्यों? जी, हम प्राइवेट बैंक्स प्रेफर करेंगे ओवर पीएसयू बैंक्स। हमारा अनुमान था व्हेन रिजल्ट्स के पहले जो Q1 में हमारा प्रीव्यू था, उस हिसाब से हमें लग रहा था कि प्राइवेट बैंक स्पेशली लार्जर बैंक्स में मार्जिन कंप्रेशन थोड़ा ज्यादा आ सकता है, क्योंकि उनके EBLR बुक्स काफी बड़े थे एज अ प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल पोर्टफोलियो। हालांकि हमने वो ट्रेंड्स काफी कॉन्ट्रास्टिंग देखे हैं। SBI हमारा टॉपिक रहेगा पीएसयू स्पेस में, क्योंकि हमें क्रेडिट ग्रोथ पे हम काफी कॉन्फिडेंट है कि 14% का क्रेडिट ग्रोथ ऑन अ कैगर बेसिस डिलीवर कर सकता है। LDR बहुत कंफर्टेबल पोजीशन पे है। असेट क्वालिटी पे कोई मेजर चैलेंजेस हमें नहीं दिखाई देते, और फिलहाल हमें लग रहा है कि जो 1% का ROA डिलीवरी है SBI का, वो कंटिन्यू कर सकता है FY27 तक।
ओके, चलिए शुक्रिया ज्ञानंद जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे कॉम्प्लेक्स सेक्टर पर, बड़े और कॉम्प्लेक्स सेक्टर पर अपना व्यू देने के लिए। अच्छा लगा आपसे बात करके। तो ये बात हुई बैंकिंग की। अब बैंकिंग से आगे बढ़ते हैं और निकलते हैं ऑटो एंसिलरी की तरफ। आज का टॉप F&O गेनर, एटलीस्ट मॉर्निंग में टॉप गेनर था, अब थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है हायर लेवल पर, वो है सोना BLW। दरअसल कंपनी ने चीन की एक EV मार्केट में एंट्री ली है और माना जा रहा है कि ये सीधा कनेक्शन BYD के साथ है। आशीष के पास चलते हैं और जानते हैं पूरी खबर क्या है। आशीष, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून सर, बड़ी खबर बताई जा रही है। ब्रोकरेज हाउस भी इसको लेकर काफ़ी पॉजिटिव है। ये बता रहे हैं कि ड्राइवलाइन सिस्टम्स और कंपोनेंट्स, इसके लिए जो JV का गठन हुआ है, इसमें सोना की करीब 60% हिस्सेदारी होगी और 104 करोड़ का निवेश होगा। बाकी की जो चाइनीज़ कंपनी है GNT, ये फिलहाल अगर आप देखें तो 40% स्टेक के साथ जारी है। लेकिन एक सिनर्जी बेनिफिट्स यहाँ पर ये देखने को मिलेगा कि GNT के पास अगर आप देखें तो कास्टिंग्स और फाउंड्री, साथ में देखें तो मोल्ड्स, इसकी जो टेक्नोलॉजी है, यहाँ पर काफ़ी सारे पेटेंट्स है, तो इसकी जो एक्सपर्टीज़ है, इसका बड़ा फ़ायदा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और ये चाइनीज़ मार्केट EV के मामले में बड़ी सिग्निफिकेंट है, इससे बड़ा कोई भी नहीं है पूरी दुनिया में। अगर आप देखें तो 2/3 जो EV सेल्स हैं ये सिर्फ चाइना में होती हैं। और साथ में अगर आप देखें तो जैसे कि आपने बताया कि BYD क्लाइंट अब सीधे तौर पर अगर आप देखें तो माना जा रहा है कि जुड़ चुका है, तो इसका भी एक बड़ा बेनिफिट है। लेकिन GV को लेकर काफ़ी ज़्यादा लोग उत्साहित नज़र आ रहे हैं। कारण ये भी है कि जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज़ है, एक जेम फाइनेंशियल की रिपोर्ट इसमें बताया जा रहा है कि इस प्रोडक्ट ये जो बनाएंगे इस JV के अंतर्गत, इससे करीब 1670 करोड़ की अपॉर्चुनिटी निकल कर आती है। और ये बहुत सिग्निफिकेंट इसके लिए भी है क्योंकि FY25 की जो रेवेन्यू है इसका ऑलमोस्ट 48% के आसपास निकल कर आता है। लेकिन देखिए, अब BYD जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा EV की सेल्स करता है, ये तो इनके क्लाइंटेल में माना ही जा रहा है। हालांकि आधिकारिक नहीं है, लेकिन समझा ही जा चुका है कि ये शामिल हो चुके हैं। लेकिन इस प्रोडक्ट को लेकर हो सकता है कि टेस्ला भी अब सोर्सिंग कर दे। और इनफैक्ट BYD भी बताया जा रहा है कि इस JV से इस प्रोडक्ट की अपनी ऑलमोस्ट 20% सोर्सिंग कर सकता है, जिसका एक बड़ा बेनिफिशियरी है। और BYD, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि EV सेल्स के मामले में सबसे बड़ा है और रिपोर्ट से इशारा कर रही है कि साल 2026 में तकरीबन 65 लाख EV गाड़ियां जो है BYD बेचेगा। तो अपने आप में जो अपॉर्चुनिटी निकल कर आ रही है सोना BLW के लिए, बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और वैल्यूएशन का भी कंफर्ट ब्रोकरेज हाउस को थोड़ा सा नज़र आ रहा है। कारण ये कि FY27 फॉरवर्ड EPS के हिसाब से अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 27 टाइम्स पर चल रहा है। तो कंफर्ट है, बड़ा टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज है, और इसी के चलते अगर आप देखें तो स्टॉक में थोड़ी तेज़ी नज़र आई। बिल्कुल तेज़ी आ रही है। शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए। शरद जी, अभी आपने आशीष को सुना और जिस तरीके से फ़ायदा होगा सोना BLW को इस जॉइंट वेंचर से, स्ट्रीट ने इसको रिवॉर्ड भी किया, भापा है। आप कैसे देख रहे हैं इस पर्टिकुलर खबर को और स्टॉक पर आपका व्यू? देखिए, काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। काफी समय से हम लोग सोना BLW में जो है इंटरेस्ट देख रहे थे, वो इसी वजह से था कि EV स्पेस से उनको काफी बड़ा कुछ डेवलपमेंट मिलेगा। तो मुझे लगता है बीच में जो फैंसी प्राइसेस वगैरह पे ट्रेड भी कर रहा था, वो वापस अभी नीचे आ गया है। तो मुझे लगता है अब इन वैल्यूएशंस पे आप अगर 40 एक टाइम फॉरवर्ड पे देख रहे हैं, और मेरे हिसाब से ये जो डेवलपमेंट है, इससे मोस्ट प्रोबेबली फॉरवर्ड अर्निंग्स ग्रोथ को भी एक सब्सटैंशियल बूस्ट मिलना चाहिए, क्योंकि पिछले साल 1.5 साल में एक्सपेक्टेड अर्निंग्स में लगभग 30-35% का कोलैप्स हमने देखा है। तो मुझे लगता है यहाँ से एक री-रेटिंग और तगड़ी यहाँ से हो सकती है, अगर आप मानते हैं कि ये सब लेके FY27 तक कंपनी 20 रुपए के आसपास की कमाई डिक्लेयर कर सकती है। 30 के आसपास का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो 600 तक के लक्ष्य आप मुझे लगता है इनिशियली आप देख सकते हैं इसमें। ओके, चलिए काम करते हैं, फटाफट कैश कॉल्स का समय हुआ, कैश कॉल्स करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। स्टिंग प्ले हो चुकी है। कैश कॉल्स के लिए गाबा सर हैं, कविता जी हैं, राजेश जी हैं। कविता जी, आप शुरुआत करिए। सो अनुज जी, इटर्नल एक अच्छा फ्लैग ब्रेकआउट देते हुए दिख रहा है। मुझे लगता है यहाँ पोजिशनिंग की जा सकती है। लिटिल पोजिशनल भी अगर इसे देखें तो एक अच्छा मूव बनते हुए दिख सकता है। अंटिल काउंटर 260 के लेवल के ऊपर मेंटेन है, यहाँ पर बाय अप्रोच रखी जा सकती है। एज पर फ्लैग फॉर्मेशन, काउंटर हैज पोटेंशियल टू मूव अप टू 275 लेवल। सो 266 के लेवल पर आप इसे बाइंग लेकर जा सकते हैं। ओके जनरल, अब ये कविता जी को कैश में प्रभावित कर रहा है, तो कैश में ही ठीक है जनाब। डेरिवेटिव्स में नहीं छूना है इसको, कैश में कॉल कंसिडर करनी है आपको एचएनएल की। तो आप कैश कॉल में अगले ट्रेड के चलते हैं प्रकाश कावा सर के पास। प्रकाश सर, क्या पिक कर रहे हैं आप? आई थिंक मैं वही पिक करूंगा जो शायद मैंने फ्राइडे को भी दिया था, ध्यान नहीं है, वो है आइनॉक्स ग्रीन।
आज ऊपर है, नो डाउट अबाउट इट, और 167 पे ट्रेड कर रहा है, स्टॉप लगाना चाहिए करीब 163 का बस। टारगेट वही 175 180 जोन, मेरे ख्याल से वहां तक जाना चाहिए आइनॉक्स ग्रीन, अच्छा लग रहा है मुझे। ओके, आइनॉक्स ग्रीन गावस्कर पिक 0.1% की तेजी के साथ आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा निचले स्तरों से ठीक ठाक रिकवरी के साथ। बताइए राजेश सातपुते जी, आपका टॉप कैश कॉल क्या होगा? श्रेया देखिए, मेरा कैश कॉल होगा एमएमटीसी। अगर आप इसे चार्ट देखें तो एक अच्छा मोमेंटम आ रहा है और कंसोलिडेशन के बाद का ब्रेकआउट है। स्टॉप लॉस होगा 69.50 का, और इसका स्विंग का टारगेट रहेगा, या आप कह सकते हैं स्विंग का जो रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 75। तो 75 विल बी द टारगेट। जैसे मैंने कहा 69.50 विल बी द स्टॉप लॉस, एमएमटीसी बाय। ओके, एमएमटीसी आपकी स्क्रीन पे बाय कॉल, 3 कैश कॉल, तीनों एक एक ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पे चलते जाएंगे। लेकिन ये 3 टॉप कैश कॉल्स के बाद मैं आपको एक और नया चार्ट दिखाता हूँ, और दैट्स पीवीआर 1033 पे। 2 चीज़ें हैं, आज सुबह से भी हम पीवीआर के चार्ट को दिख रहा था। मंथली और वीकली को एक बार जाके रीड कीजिएगा, और फर्स्ट टाइम पोस्ट मेरे ख्याल से दिसंबर 2024 किसी ऐसे स्टॉक को जो कि कोलैप्स हो रहा हो ऑलमोस्ट 6 महीने से 8 महीने से, इट्स अ सेकेंड कंसेक्यूटिव ट्रेवल प्राइस अबव 20 मंथ एक्सपोनेंशियल गेज। ये एक बड़ा डेवलपमेंट है टेक्निकली, लेकिन इसके पीछे कुछ ठोस सब्सटेंस है क्या? आइए आशीष से बात करते हैं। आशीष, मैं पहली बार लास्ट टाइम जब जुरासिक वर्ल्ड देखने गया, बहुत दिनों बाद मुझे हॉल में अच्छा लग रहा था, भरा हुआ था। ये ज़मीनी हकीकत है क्या? हाँ बिल्कुल है। और इसके बाद कोई मूवी देखने का प्लान है? कुछ बजिंग मूवी आई है एक सैयारा करके, किसी ने देखी है बाय एनी चांस? नहीं, अभी तक तो नहीं जुरासिक देखिए, तक बट सीमित बहुत है। बज हो रहे हैं। हाँ नहीं, लेकिन इसका कलेक्शन बहुत बढ़िया आ गया, मैं बताऊंगा आगे। लेकिन जैसे कि आप पूछ रहे थे कि ज़मीनी हकीकत है कि नहीं, तो बिल्कुल है, और ये आंकड़ों में आपको पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। अब खास बात अगर आप देखें तो जो फर्स्ट हाफ रहा है, यानी जैन से लेके अब तक का, ये कलेक्शन के लिहाज से काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है। और बढ़िया बात है कि जो छोटी मूवीज़ है ना, ये ज़्यादा चल रही हैं। अब ये बड़ी बजट की मूवीज़, बड़े स्टार्स की मूवी, इनके ऊपर बॉक्स ऑफिस पूरी तरीके से डिपेंडेंस नहीं नज़र आ रही, क्योंकि पिछले 1-2 साल बड़े फीके चले गए थे। तो बॉक्स ऑफिस को समझ में आ गया कि किस प्रकार से छोटी फिल्मों के जरिए कमाई यहाँ पर करनी चाहिए। तो खास बात ये कि जो छोटी फिल्में हैं, ये बड़ा कमाल फिलहाल के लिए कर रही है। और जो बात हम कर रहे थे सैयारा मूवी का, इसका रिव्यू पता नहीं कैसा आ रहा है, लोग बड़े इमोशनल हो रहे हैं ट्विटर वगैरह पे, मैं देख रहा हूँ, रो भी रहे हैं मूवी के टाइम पर। समझ भी नहीं आ रहा मूवी कैसी है, मैंने तो ट्रेलर भी नहीं देखा, लेकिन फिलहाल के लिए कलेक्शन ठीक ठाक आ गया। अब देखिए, शुक्रवार को 21 करोड़ का कलेक्शन हो गया, शनिवार को 25, रविवार को 37, और अब तक की कमाई अगर आप देखें ना, ज़बरदस्त हो गई, 83 करोड़ इसने कमा लिए। बड़ी इमोशनल सी मूवी लग रही है अपने आप में। और जैसे कि मैंने बताया कि फर्स्ट हाफ ये भी बॉक्स ऑफिस के लिए काफ़ी बढ़िया था, तो 5,723 करोड़ की कमाई बॉक्स ऑफिस अभी तक कर चुका है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 14% ज़्यादा है। अब जो बड़ी मूवीज़ हैं, बड़े स्टार्स हैं, इनके ऊपर डिपेंडेंस लगातार कम हो रही है, और ये पीवीआर के लिए, पूरे बॉक्स ऑफिस और पूरे सिनेमा बिजनेस के लिए अपने आप में अच्छा हो जाता है। अब देखिए, आप जो टॉप 10 फिल्म्स का योगदान पिछले साल 44% था, अब वो घटकर 39% हो गया। तो डिपेंडेंस यहाँ पर जो देखें वो लगातार कम होती जा रही है। और ख़ास बात है कि 100 करोड़ प्लस वाली जो फिल्म्स है ना, इनकी संख्या अब बढ़ रही है। पिछले साल 100 करोड़ से ऊपर कमाने वाली जो मूवीज़ थी, सिर्फ 10 थी। 2024 की बात कर रहा हूँ मैं, कैलेंडर ईयर की। और इस बार अगर आप देखें तो 17 मूवी ऑलरेडी इस आंकड़े के, 100 करोड़ के आंकड़े के पार जाती हुई नजर आई। और साथ में अगर आप देखें तो 2025 की बड़ी कमाई वाली मूवीज़ में से एक है छावा, जहां पर 809 करोड़, हाउसफुल 5 292 करोड़, और भी कुछ रीजनल मूवीज़ हैं जहां पर अगर आप देखें तो जो कलेक्शंस हुए हैं काफ़ी बढ़िया देखने को मिले। और जैसे कि छोटी मूवीज़ हैं, तो साथ में जो रीजनल मूवीज़ हैं, इनका भी क्रेज़ काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है। अब आप देखिए, हिंदी तो क्योंकि बड़ा हिंदी हार्टलैंड है, तो 39% योगदान है इस जैन से लेके जून के कलेक्शन के आंकड़ों में। लेकिन तेलुगु का 19%, तमिल का 17%, हॉलीवुड का 10%, और अन्य जो लैंग्वेजेस हैं इनका भी कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट 15% के आसपास है। तो ये जो छोटी फिल्म है, ये बड़ा कमाल कर रही हैं। ओके, शुक्रिया आशीष। छोटी फिल्म में बड़ा कमाल करती हुई। वैसे मैंने पिक्चर नहीं देखी वीरू, और मैं सच बताऊं, कन्फेस करूं तो मुझे तो पता ही नहीं था कि इस नाम की कोई मूवी रिलीज भी हुई है। और फॉरगेट अबाउट दैट, उसने इतना कलेक्शन कर लिया। मैं तो मतलब आज पढ़ रहा था मैं कि आई थिंक वो कहो ना प्यार है के बाद पहली बार शायद ऐसा हुआ है कि किसी डेब्यू फिल्म इतनी शानदार और इस तरीके की ब्लॉकबस्टर बनने जा रही है। तो
अच्छी बात है। वैसे एक चीज़ मैं बताऊं आपको, वो पिछले कुछ सालों में जो तेलुगु का कंट्रीब्यूशन है ना, वो भी काफ़ी अच्छा रहा है और उसने काफ़ी हद तक बॉलीवुड को भी फोर्स किया है कि थोड़ा, पहले क्या होता था सिर्फ एक स्टार कास्ट अच्छी बना दी और बस हो गया काम, अब उससे काम नहीं चलेगा। दीज डेज पीपल वांट स्टोरी। मतलब हाल फिलहाल में जितने भी बॉलीवुड मूवीज़ देखी, मुझे एक भी पसंद नहीं आई, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन शायद ये स्टोरी कन्विंसिंग होगी, तभी ये अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा है शायद। वीरू देखने जाएंगे आज, है ना वीरू? नहीं, आशीष ने बता दिया रोने धोने का कार्यक्रम है इसमें, अपन नहीं जाएगा। बिल्कुल। चलिए, तो पीवीआर में लॉटरी रंगत और फिर बिकेगा पॉपकॉर्न 800 रुपये का। मयूरेश जी क्या कहते हैं आप, पीवीआर पे ठीक क्या है आपका? शरद जी हैं, माफ़ कीजिएगा। अच्छा शरद जी, पीवीआर, अच्छा पीवीआर पे आपने कॉन्ट्रैक्ट कॉल ली थी, मुझे याद है, अच्छी तरीके याद है, 6-7 महीने पहले वो कॉन्ट्रैक्ट कॉल ली थी, आप उसी पे अभी भी कायम है? जी अभी भी मैं उस पर कायम हूँ। मुझे लगता है ये एक टेम्पोररी फेज है जहाँ ओटीटी पे बहुत बड़ा शिफ्ट हमने देखा है। बट ग्रेजुअली जिस टाइप से मूवीज डिले हो रही हैं ओटीटी पे, पहले रेंट ये वो, और मुझे लगता है ग्रेजुअली जैसे जैसे स्टोरी लाइन इम्प्रूव होती है, एक हाई प्रोबेबिलिटी है कि मूवी गोइंग, ये तो ब्रॉडर ट्रेंड है कि मूवी गोइंग अग्रेसिवली चालू होनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है पीवीआर के केस में साउथ वाला जो एडवेंट वो कर रहे हैं वो भी उनको काफी पॉजिटिवली इम्पैक्ट करना चाहिए। वहाँ पे जो कल्ट है वो एक अलग लेवल पे काम करता है, फोकस कंपनी वहाँ कर रही है, उसका फायदा भी नंबर्स में आना चाहिए। डेट का एक ओवरहैंग आ गया है ये सब एक्विजिशन की वजह से, इसलिए थोड़ा सा जो रिस्क कम लेना चाहते हैं शायद उनके लिए बहुत बढ़िया चॉइस नहीं हो। पहले डेट का इतना ओवरहैंग नहीं था, तो मुझे लगता है डेट का एक ओवरहैंग है जो फ्रेश डेवलपमेंट है अगले साल पिछले साल 1.5 साल में, तो वो ओवरहैंग थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है। अगर बेटा नंबर्स इंप्रूव होते हैं सब्सटैंशियली, जैसा आप लोग बोल रहे हैं, ये मूवी का रिव्यू मैंने भी सुना है काफी स्ट्रांग है, तो अगर इस टाइप की रेगुलर इवेंट्स चालू रहते हैं तो मुझे लगता है एक पॉसिबिलिटी है। वैल्यूएशन कंफर्ट है, डेट का एक ओवरहैंग एक नेगेटिव पॉइंट है, बट मैं अभी भी मानता हूँ कि ये एक ऐसी स्टोरी है जो ठीक ठाक इवॉल्व होती है, तो हो सकता है आप यहाँ से 2000 तक के भाव भी देख लीजिए। ओके, 2000 तक के भाव एक्सपेक्ट है पीवीआर आइनॉक्स में। चलिए फिलहाल ये व्यू हो गया। अब इस बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजेश पालविया जी। राजेश जी गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पहले तो इस वक्त का ट्रेड। गुड आफ्टरनून श्रेया जी। तो अभी यहाँ पे जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो फार्मा स्पेस से, और हमें लगता है यहाँ पे सिंजिन पे फोकस किया जा सकता है। स्टॉक में जिस तरीके का मूवमेंट आज के सेशन में बना है, अब यहाँ पे स्टॉक अपने 100 डे मूविंग एवरेज को भी क्रॉस करते हुए दिख रहा है। वीकली सेटअप के हिसाब से देखें तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे ऑलरेडी देखने को मिला और अब फॉलो बाइंग एक्शन भी यहाँ पे बनते हुए दिख रही है। तो सिंजिन पे बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट 685 690 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। डाउन साइड में जो स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे वो होगा करीब 662 के आसपास। ओके, सिंजीन का फ्यूचर ले सकते हैं आप। चलिए काम करते हैं, अब जरा धमाकेदार ऑप्शंस का समय हुआ, स्टिंग प्ले होगी। शिल्पा जी हैं, राजेश जी हैं, मानस जी हैं। शिल्पा जी बताइए आपका धमाकेदार ऑप्शन ट्रेड। आज बिल्कुल अनुज जी, यहाँ पे ऑप्शंस के लिए मैंने अंबुजा सीमेंट को चूज किया है। अंबुजा सीमेंट 610 के ऊपर जो थोड़ा भी सस्टेन होना चालू हुआ है, जैसे ही 610 के ऊपर रहेगा, इसमें एक छोटा सा ब्रेकआउट आप देख सकते हैं, जिसमें स्पर्ट टूवर्ड 630 से लेके 645 भी आ सकता है। तो 610 कॉल ऑप्शन जो रफली 11 रुपए में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे 5 रुपए का मेंटेन कीजिए। पहला टारगेट 17 का रहेगा, इसके ऊपर सस्टेन होता है तो 21 से लेके 23 भी आपको आते हुए मिलेंगे। ओके, मुझे सीमेंस की 610 की कॉल और सुबह 600 की कॉल दी गई थी स्क्रीन पे सीएनबीसी आवाज पे। अब 610 क्योंकि स्टॉक काफी ऊपर आ चुका है वहां से। राजेश पालविया जी आपका ऑप्शन ट्रेड। तो वीरेन जी, रियल एस्टेट स्पेस से गोदरेज प्रॉपर्टी यहाँ पे पसंद आ रहा है। स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट डेली चार्ट पे बनते हुए दिखा है, कंफर्टेबली 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन हो रहा है। और जिस तरीके से ये स्टॉक में हम देखें तो ये 4th कंसेक्यूटिव डे है जहाँ पे हायर हाई लो फॉर्मेशन बनते हुए दिखे, तो एक सस्टेन बाइंग है। 2400 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है। 45-46 रुपए की रेंज में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे हमें लगता है कि इस ऑप्शन के टारगेट आना चाहिए करीब 60 से 65 की तरफ। डाउन साइड में स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 36 रुपीज के आसपास। ओके, गोदरेज प्रॉपर्टीज रियल्टी स्पेस में आज बाइंग आधा % के करीब इंडेक्स तेज होकर कारोबार करता हुआ नजर आएगा। मानस जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपका क्या होगा धमाकेदार ऑप्शन। गुड आफ्टरनून श्रेया जी। तो देखिए, नेशनल एल्यूमिनियम नैल्को के ऑप्शन में खरीदारी करनी है। 195 का कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। 4 रुपए 25 पैसे पे ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 2 रुपए 90 पैसे का और टारगेट सेट करने 7 रुपए के।
ओके इस बीच 3 ट्रेड्स जो हमने ऑप्शंस पे लिए हैं, वो पहला ट्रेड था धमाकेदार ऑप्शन। शिल्पा जी ने पिक किया मुझे सीमेंस की कॉल और वो थी करीब करीब 610 की स्ट्राइक 17-21-23 की। अगला ट्रेड पिक किया यहाँ पर राजेश पालवी जी ने एक्सिस सिक्योरिटी से गोदरेज प्रॉपर्टीज 2400 की कॉल 7.65 का लक्ष्य 36 का स्टॉप लॉस। और तीसरा ट्रेड अभी अभी पिक किया वो ऑप्शन ट्रेड नाल्को की कॉल 195 की स्ट्राइक 7 रुपये के लक्ष्य के लिए। निफ्टी 24,025 उस धुरी को पकड़ के चलता हुआ, कोई सब्सटेंशियल चेंज नहीं है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। मीनवेल अगर आप पीएसयू बैंकिंग बास्केट पे देखें एक बार जरा कैनरा बैंक का टिक लेके आइएगा। कैन बैंक 111 क्या कर रहा है, ये सिंक हुआ और ऑलमोस्ट ढीलों की ट्रैजेक्टरी में। तो आज कितने कॉम्बिनेशन से देखिए, एक स्ट्रॉन्ग पॉकेट एक वीक पॉकेट, और वो बैंक निफ्टी को वही 56,800 लेकिन 20 डेमा के ऊपर सस्टेन रखती हुई। एक बार लेके आइए स्क्रीन पे आप जरा अशोक लेलैंड। मैंने जैसा कि M&M का जिक्र किया था, आज अशोक लेलैंड में बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल है। आज ऑटो में अच्छा रिवर्सल है। ऑटो में बात बहुत हुई नहीं अभी यहाँ पर। प्रकाश सर, ये इसका आप टेक्सचर को रीड कीजिए सर। 7 अप्रैल से लेकर अब तक हमेशा एक कूलिंग ऑफ के बाद एक बड़ा ट्रेड देता है ये स्टॉक, और अप्रैल में हुआ ये 3 अप्रैल को, उसके बाद 2 मई को, उसके बाद 18 जून को, और फिर कूलिंग ऑफ, फिर एक रिवर्सल जनरेट किया। आपकी रीडिंग क्या कहती है किसी ट्रेड में एंटर करने के लिहाज से? देखिए, हायर टाइम फ्रेम बेसिस पर तो यहाँ पर एक बाय सिग्नल जनरेट हुआ है जो कि करीब 3-4 हफ्ते और लग सकता है। अब ट्रेड करें 124 पर क्या 125 के आसपास अशोक लेलैंड। जो रिसेंट हाई हमने देखा करीब 130 के आसपास, वो पार कर लेगा मैटर ऑफ टाइम। हो सकता है यहाँ पर थोड़ा वक्त गुजारे, लेकिन ये एक्सपेंशन है, पॉज होगा, पॉज थोड़ा कम होगा, फिर एक अप मूव मिलेगा। तो मेरे ख्याल से 140-150 तक जाने की संभावना है, लेकिन उसे काफी वक्त लगेगा। बट इट इज इन बाय मोड, डिप्स बायबल अशोक लेलैंड में। अशोक लीलैंड पे फिलहाल ये स्ट्रैटेजी आपको अपनानी चाहिए। डी हाई के आसपास 2% की करीब तेजी के साथ बाय ऑन डिप्स की रणनीति फिलहाल आप इस पर्टिकुलर काउंटर में अपनाएं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रिजल्ट्स की बात करते हैं। देखिए, बाजार की नज़र कल आने वाले नतीजों पर है। कल वायदा में डिक्सन टेक और महानगर गैस समेत 7 कंपनियां इनफैक्ट इनके नतीजे आएंगे, और नतीजों का अनुमान बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं कंचन नौटियाल। कंचन, डिक्सन टेक के नतीजे कैसे रह सकते हैं, आप बताइए। जी, अगर Q1 के डिक्सन टेक के नंबर्स की बात करी जाए तो नंबर्स यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव साइड में देखने को मिल सकते हैं। रेवेन्यू फ्रंट पे बात करी जाए तो करीब 12,000 करोड़ पे जो नंबर है वो रजिस्टर होता हुआ दिखाई दे सकता है, यानी कि सीधा सीधा आप देखिए 82% का जो हाइक है यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। इनफैक्ट अगर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी देखी जाए तो ये भी काफ़ी ज़्यादा रोबस्ट रहने वाली है। अगर हम ईयरली मार्जिन भी देखें तो लार्जली ये भी स्टेबल दिखाई दे रहे हैं, यानी कि जो ऑपरेशनल नंबर्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर साइड में है। अगर रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो इसको जो कंट्रीब्यूट किया है वो बेसिकली वॉल्यूम ग्रोथ ने किया है। अक्रॉस द सेगमेंट जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा रोबस्ट साइड में है, और इसके पीछे का एक रीज़न ये भी है जो मोबाइल फ़ोन की वॉल्यूम्स है नए कस्टमर से, उसने एक अच्छा खासा इजाफा दिखाया है। रेफ्रिजरेटर सेगमेंट में भी वॉल्यूम्स में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। इसके साथ ही साथ अगर मार्जिन की बात करें तो ये भी स्टेबल है। क्वार्टर बेसिस पे हमें फ्लैट टू यानी केवल 60 बेसिस पॉइंट्स की हमें एक गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन बाकी के जो ऑपरेशनल नंबर्स है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव साइड में है। की मॉनिटरेबल्स आपके लिए होंगे इस टाइम पे कंपनी की तरफ से क्या अपडेट आता है इंक्रीमेंटल क्लाइंट एडिशन के लेके, साथ में मार्जिन ट्रेजेक्ट्री अक्रॉस द सेगमेंट किस तरीके की रहती है, मोबाइल वॉल्यूम्स में किस तरीके का अपडेट आता है, जो इनका जेवी हुआ है सिग्निफाई के साथ उसके ऊपर मैनेजमेंट का क्या कहना है, और साथ में जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक का डिवीजन है वो सीक्वेंशली किस तरीके से रिवाइव करता है। लेकिन नंबर समझे तो नंबर्स पॉजिटिव हैं। नंबर्स पॉजिटिव आ सकते हैं, और रिजल्ट से पहले देखिए 1% की तेजी, इनफैक्ट 2% की तेजी के साथ डिक्सन टेक आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। MGL महानगर गैस के नतीजे क्या एक्सपेक्टेड है कंचन, ये भी बताएं। जी, अगर MGL के नंबर्स की बात करें तो क्वार्टर बेसिस में नंबर्स यहाँ पे भी हमें पॉजिटिव ही नजर आ रहे हैं। सबसे पहले फिनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। रेवेन्यू फ्रंट में भी अच्छी खासी हमें तेजी देखने को मिल सकती है। 1,829 करोड़ पे जो नंबर है वो रजिस्टर होता हुआ दिखाई दे सकता है। पैट की अगर बात करें तो 9% का इजाफा यहाँ पे देखने को मिल सकता है। मार्जिन यहाँ पे हमें लार्जली स्टेबल दिखाई दे रहे हैं। करीब 2% की हमें तेजी देखने को मिल सकती है मार्जिन में, और जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी अच्छी खासी यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही है। वॉल्यूम ग्रोथ की बात करी जाए तो यहाँ पे हमें करीब 9% का उछाल देखने को मिल सकता है। CNG वॉल्यूम के उसमें भी 8% की बढ़ोतरी की संभावनाएं जताई जा रही है। देखिए, इसको जो सपोर्ट मिला है नंबर्स को वो काफी सारे फैक्टर्स हैं उनके चलते मिला है। सबसे पहले जो उनकी प्रमोशनल स्कीम है महोत्सव, उसके लॉन्च से अच्छा खासा सपोर्ट मिला है। इसके साथ ही साथ जो कोलैबोरेशन किया
है इन्होंने बाकी की OEM से गारंटेड प्राइस डिस्काउंट जो दिया गया है कस्टमर को, वो वॉल्यूम ग्रोथ को अच्छा खासा सपोर्ट कर रहे हैं। EBITDA में अच्छी खासा हमें हाइक देखने को मिल रहा है। अप्रैल में हमने रिसेंटली देखा था जो APM गैस एलोकेशन कट था उससे इनकी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में डेंट आने की संभावनाएं जताई जा रही थी, लेकिन जो CNG का प्राइस हाइक हुआ है उसने कहीं ना कहीं इस इंपैक्ट को भी सेट असाइड कर दिया है। तो इस फ्रंट पे भी जो नंबर्स हैं वो पॉजिटिव साइड में बने हुए हैं। की मॉनिटरेबल्स आपके लिए क्या होंगे वो जान लेते हैं। UEPL के ऊपर वॉल्यूम का क्या अपडेट आता है, साथ में जो CNG व्हीकल का इंसेंटिव है वो किस तरीके से हमें रोल आउट होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि अगर ये रोल आउट होता है तो उससे हमें समझ में आएगा कि किस तरीके का डिमांड पिकअप होता हुआ दिखाई देगा अक्रॉस द सेगमेंट, लेकिन लार्जली नंबर्स ऑन द पॉजिटिव साइड। ओके चलिए, तो ये इस समय कुछ नंबर्स के एक्सपेक्टेशन। अब एक काम करते हैं, 4 का चौका की शुरुआत करते हैं, उसके बाद एक इंटरेस्टिंग स्टोरी पर आएंगे। शिल्पा जी के पास चलेंगे सस्ता ऑप्शन के लिए, फिर चलेंगे राजेश पालवी जी के पास F&O सुपरस्टार, मानस जी के पास चार्ट का चमत्कार के लिए और शरद अवस्थी जी के पास मिड कैप फंडा के लिए। शिल्पा जी बताइए आपका सस्ता ऑप्शन। जी, सस्ता ऑप्शन के लिए यहाँ पे मेरा ध्यान टाइटन पे जा रहा है। टाइटन में भी एक अच्छा खासा आज मोमेंटम है। यहाँ पे मुझे लगता है 3480 से लेके 3520 इसके नेक्स्ट टारगेट्स होने चाहिए। तो 3500 का कॉल ऑप्शन जो रफली 20 रुपए में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 12 रुपए का मेंटेन कीजिए। पहला टारगेट रहेगा 29 का, इसके ऊपर सस्टेन होता है तो 35 से लेके 38 इसके एक्सटेंडेड टारगेट्स हैं। ओके 3500 का कॉल ऑप्शन टाइटन में आपको पार्टिसिपेट करना है, ये सस्ता ऑप्शन शिल्पा जी के पे। चार्ट का चमत्कार लेते हैं अब मानस जायसवाल जी से। मानस जी बताइए आपका चार्ट का चमत्कार क्या होगा? देखिए, चार्ट के चमत्कार के लिए ICICI बैंक पे मेरा ध्यान है, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि स्टॉक बिल्कुल तैयार है। जो कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था उसके अपर बैंड को ब्रेक करने के लिए वॉल्यूम्स काफी बेहतर है, तो बिल्कुल ICICI बैंक में करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। 1449 का स्टॉप लॉस लगा ले, 1485 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। 1460 का 1460 का कॉल ऑप्शन 17 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, उसमें आप 12 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं और 28 रुपए के टारगेट सेट कर सकते हैं। जी हाँ, चलिए अब पिक करते हैं मिड कैप फंडा आज शरद जी से। शरद जी क्या पिक कर रहे हैं आप? जी हमारा मिड कैप फंडा होगा कैनफिन होम्स। स्ट्रॉन्गेस्ट एसेट क्वालिटी वाली एक कंपनी है हाउसिंग फाइनेंस में, और हमारा ये मानना है कि आने वाले समय में भी जो नंबर्स आएंगे इस कंपनी की तरफ से वहाँ डिसेंट ग्रोथ रहनी चाहिए। अभी प्राइस टू बुक के मल्टीपल्स पे थोड़ा सा स्ट्रेच लगता है बाकी के कंपैरिजन में, लेकिन बाकी कंपैरिजन में अगर आप एसेट क्वालिटी देखें तो बेस्ट एसेट क्वालिटी इस कंपनी की है, और हमें लगता है ये ट्रेंड आने वाले समय में भी मेंटेन होना चाहिए जैसा रियल एस्टेट और हाउसिंग फाइनेंस में रिक्वायरमेंट है। तो एसेट क्वालिटी कंसर्न्स नहीं होंगी, 15-16% ग्रोथ आना हमें बहुत मुश्किल नहीं लगता है। तो अगर 2 से 2.5 के आसपास का प्राइस टू बुक पे ट्रेड करता है फॉरवर्ड पे, तो हमारे हिसाब से 925 950 के लक्ष्य के लिए कैनफिन होम से काफी बढ़िया बेट होनी चाहिए। ओके, कैनफिन होम्स HFCs में आप पिक कर रहे हैं। अच्छा, F&O सुपरस्टार राजेश जी ही बताएंगे, लेकिन कार्यक्रम में थोड़ा सा परिवर्तन है, पालविया जी नहीं अब सतपुते जी बताएंगे। राजेश जी क्या पिक कर रहे हैं? ओके, वीरेंद्र जी देखिए, नजर है अंबुजा सीमेंट के चार्ट के ऊपर। प्रोबेबली आप कह सकते हैं कि रिपीटेड है, हमने सुबह से इस बहुत बार बात की है सब लोगों ने, और जिस तरह से ये ब्रेकआउट है मुझे लगता है इसका जो टारगेट होगा वो रहेगा करीबन 618 से 620 का। तो 610 के ऊपर बाय यहाँ पे अभी भी एक्टिव रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा 608 का। एक साथ कई लोगों की नज़र है अंबुजा सीमेंट पे। इस कार्यक्रम में कम से कम 3 बार तो 4 बार तो आ ही चुका है, बट स्टिल हमें ठीक है, कन्विक्शन बढ़ रहा है लोगों का, तो वो अपना व्यू रखेंगे ही। आपकी स्क्रीन पे 4 ट्रेड्स आए। शुरुआत की थी हमने सबसे पहले शिल्पा जी के ट्रेड से, और उनका कन्विक्शन आइडिया था टाइटन की 3500 की कॉल पिक करिए फॉर पॉसिबल टारगेट ऑफ 293538, 29 35 38 के लक्ष्य के लिए। अंबुजा सीमेंट्स को राजेश सतपुते जी ने पिक किया। आज का F&O सुपरस्टार 618 620 के लक्ष्य के लिए। उसके बाद आया ट्रेड मानस जी का। आज का चार्ट का चमत्कार ICICI बैंक फ्यूचर्स लेना है आपको 1485 के लक्ष्य के लिए। और आज का मिड कैप फंडा कैनफिन होम्स, ये है कॉल शरद जी की। इसके ये थी 4 ट्रेड्स, और निफ्टी मोरलेस 25,034 के जोन को पकड़ के ट्रेड करता। अनुज बिल्कुल 25,035 पर निफ्टी इस समय। चलिए एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताते हैं आपको। बाज़ार में पैसा कमाना कोई आसान काम नहीं है। जिन लोगों को लगता है कि अगर पहले खबर पता लग जाए तो मुनाफा मोटा कमाया जा सकता है, उनको ये एक्सपेरिमेंट के बारे में जानना चाहिए। अमेरिका में पिछले साल इसको लेकर एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसकी जानकारी नितिन कामत ने दी। क्या था ये एक्सपेरिमेंट, आशीष से जानते हैं। आशीष, गुड आफ्टरनून, बताइए।
गुड आफ्टरनून सर। बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है और वो कहते हैं ना ये इश्क नहीं आसान ऐसे कोई एक करके कहावत होती है। बड़ा मुश्किल है मार्केट में पैसा बनाना और ये प्रूव हो गया है। फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो एक एक्सपेरिमेंट जो ज़ीरोधा के फाउंडर नितिन कामत ने रीपोस्ट करके भी बताया है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें फाइनेंस के 118 स्टूडेंट्स, इनको क्या किया गया कि 36 घंटे पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल का फर्स्ट पेजर दे दिया गया। मार्केट में क्या होने वाला है, क्या खबरें हैं, क्या हो सकता है, 36 घंटे पहले ही पता चल गया था। लेकिन इसके बाद भी अगर आप देखें ना तो पैसा बनाना बहुत ही कठिन हो पाया। अब पूरा एनालिसिस है मेरे पास, पूरी डिटेल स्टडी है इसके पास, आप ध्यान से सुनिएगा। इस प्रयोग के जो एक्सपेरिमेंट के जो नतीजे हैं बिल्कुल चौंकाने वाले आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि 50% छात्रों को सारी खबरें पता होने के बाद भी घाटा हुआ है। और सिर्फ 50% को घाटा नहीं, 16% का तो सुपड़ा ही साफ हो गया, अकाउंट ही साफ हो गया, पूरी तरीके से घाटा देखने को मिला। और साथ में अगर आप देखें तो इन 118 लोगों में से जो स्टूडेंट्स थे, इनके पास कुछ गिने चुने ऐसे थे जिन्हें थोड़ा बहुत मुनाफा हुआ, लेकिन इनका औसतन एवरेज अगर आप देखें तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग, सिर्फ 3.2% के एवरेज रिटर्न्स यहाँ पर आपको देखने को मिले। ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनके ट्रेड्स प्रॉफिटेबल हुए। अच्छा, अब ऐसा नहीं कि किसी को खबरें समझ में नहीं आई, डायरेक्शन अगर आप देखें तो मोर और लेस सबने सही पकड़ लिया था। ऑलमोस्ट 51.5% जो खबरें थी ये सही दिशा में गई और इसका डायरेक्शन बिल्कुल सही था। इनफैक्ट ये तो ओवरऑल है, अगर आप बॉन्ड्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 56%, जो कि बहुत अच्छा एवरेज है। ये जो डायरेक्शन पकड़ा स्टूडेंट्स ने बहुत सही पकड़ा, लेकिन ट्रेडिंग बहुत ज़बरदस्त कर डाली। 2000 से ज़्यादा जो ट्रेड्स हैं ये इन स्टूडेंट्स ने ले लिए। और फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो ये आपको एग्जैक्ट बता दे रही हूँ, सितंबर 2024 में ये बहुत ही डिटेल्ड एक्सपेरिमेंट किया गया और इसकी पूरी अगर आप देखें तो ऑनलाइन जानकारी भी आपको मिल जाएगी। लेकिन नुकसान कहाँ हुआ? दरअसल अगर खबरें सही समझ में आ रही है, पहले से ही सही खबरें पता है, फिर नुकसान कैसे हो रहा है? तो इसको अगर आप डिकोड करके समझें तो सबसे बड़ी गलती है कि एक ही ट्रेड पर पूरी तरीके से ऑल इन चले जाना, बड़ा पैसा एक ही ट्रेड पर लगा देना। और दूसरी बात है कि पोजीशन साइजिंग का कोई एक मापदंड नहीं है, किसी भी ट्रेड पर कितना भी पैसा लगा देना। और तीसरा सबसे बड़ा किलर इस ट्रेडिंग में जो सर्वे में पता चला कि 20 से लेकर 60 गुना के जो ट्रेड्स हैं लेवरेज वाले, 60 टाइम्स तक के लेवरेज कुछ स्टूडेंट्स ने अपने ट्रेड्स पर ले लिए, जिसके चलते सीधे नुकसान जो है बहुत बड़ा देखने को मिला। और जहां पर इनका व्यू सही था, कन्विक्शन सही था, डायरेक्शन पता था, कॉन्फिडेंस था, वहां पर बेट इनका सिग्निफिकेंट नहीं आया। लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ है ये सिर्फ स्टूडेंट्स पर नहीं हुआ है, कुछ मार्केट के जाने माने लोगों के साथ भी एक्सपेरिमेंट किया गया और सिमिलर खबरें उन्हें दी गई। लेकिन सर बड़ा हैरत अंगेज यहाँ पर अगर आप देखें तो पूरा फ्लिप साइड निकल कर आया। एक तरफ जहाँ पर सबने नुकसान किया, ये जो मार्केट में बोलते हैं ना कि अनुभव बहुत काम आता है, बिल्कुल सटीक साबित हुआ है। 130% का रिटर्न ऑन एन एवरेज उन्हीं खबरों पर एक्सपीरियंस ट्रेडर्स ने निकाल दिया। और इन एक्सपीरियंस ट्रेडर्स में अगर आप देखें तो एक पूर्व वॉल स्ट्रीट, ये जो जेन स्ट्रीट है, इनके ट्रेडर्स भी शामिल है। लेकिन इनकी एक खास बात है, इनकी ट्रेडिंग पैटर्न में जो एक चीज़ निकल कर आई, ऑब्जर्वेशन ये है कि इन्होंने 1/3 ऑलमोस्ट 33% ट्रेड्स को छोड़ दिया। जहाँ पर कन्विक्शन नहीं था इन्हें छोड़ दिया, लेकिन जहाँ पर इनका कॉन्फिडेंस था कि ये ट्रेड उन्हें समझ में आ रहा है, एक खबर पता है कि कितना डिसाइसिव है, कितना बड़ा मूव आ सकता है, वहाँ पर सिग्निफिकेंट भी बेट यहाँ पर की है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सर्वे जिसमें बताया जाता है कि पोजीशन साइजिंग किस प्रकार से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रेडिंग के लिहाज से। तो सर बड़ा इंटरेस्टिंग सर्वे निकल कर आया है। बिल्कुल, एक्चुअली मैं आपको बताऊं, आशीष जी तो खैर आपने आज बताया मुझे, मैं 2 हफ्ते पहले मैंने एक पॉडकास्ट किया था, उसमें मुझसे किसी ने पूछा था, तो मैंने ये कहा था कि अगर मैं आपको पिछले 2 साल का चार्ट रख दूं और उसके बाद अगले 2 साल का भी चार्ट अगर आपके सामने रख दूं, फिर भी बहुत लोग पैसा नहीं बना पाएंगे। ये क्योंकि जैसे कहा ना आपने कहा पोजीशन साइज, उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है तो मैं उसके बाद भी गलत हो गया, इसका मतलब शायद मतलब न्यूज़ मुझे सही समझ में आई, लेकिन मार्केट ने अगर उसको गलत तरीके से लिया तो फिर अभी आज सुबह फॉर एग्जांपल एक बार के लिए तो निफ्टी नीचे आ गया था। अब आपको निफ्टी का डे एंड का रेट, मतलब निफ्टी की खबर आपको पता, मार्केट की खबर आपको पता है, HDFC बैंक पता है, सब कुछ पता है। अगर आपको फ्राइडे को भी ये नंबर्स दे दिए गए होते कि फ्राइडे को अगर आपको बता दिया होता कि रिलायंस ये नंबर लेकर आएगा, HDFC बैंक ये नंबर लेकर आएगा, ICICI बैंक ये नंबर लेकर आएगा, उसके बावजूद क्या फ्राइडे को आप सही ट्रेड पकड़ पाते? नहीं पकड़ पाते। तो इसमें बेसिकली क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पोजीशन साइजिंग। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा ट्रेडर्स जो पैसा लूज़ करते हैं ना हमारे यहाँ पर, वो पोजीशन साइजिंग है।
पोजीशन साइजिंग, क्योंकि आप अपनी हैसियत से ज़्यादा ट्रेड ले लेते हैं जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में। जो ऑप्शन का चस्का है क्या है, ये यही है ना, क्योंकि अगर आप डिलीवरी में लेंगे या फ्यूचर लेंगे तो आपके फेवर में भी आएगा स्टॉक तो कम पैसा बनेगा। ऑप्शन में क्या, अगर आपके फेवर में आया तो इतना ज़्यादा पैसा बनता है, लेकिन वो आपके अगेंस्ट भी काम करता है। सेकेंड, व्हेन इन डाउट स्टे आउट। जब अगर डाउट हो किसी चीज़ का तो दूर रहें, और अगर 100% कन्विक्शन हो और लग रहा हो कि मार्केट आपका साथ दे रहा है तो कहते हैं गो ऑल इन, उस समय ऑल इन करिए। और लेवरेज, उधार लेके ट्रेडिंग बिल्कुल मत करिए, वो हमेशा हम बार बार एक बात कहते हैं, उससे बचिए। चलिए, तो शुक्रिया आशीष ये एक इंटरेस्टिंग स्टडी के लिए। अब एक काम करें, ब्रेक लेके वापस आते हैं और हमारे साथ हमारे अगले गेस्ट HDFC सिक्योरिटीज़ के मैनेजिंग डायरेक्टर CEO धीरज रैली जुड़े, उनसे बात करेंगे। वेलकम बैक। चलिए, अब हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं HDFC सिक्योरिटीज़ के MD और CEO धीरज रैली जी। धीरज जी, गुड आफ्टरनून। अर्निंग सीज़न को लेकर थोड़ा कयास लगाए जा रहे थे कि शायद इम्प्रूवमेंट होगी, फिर उसके बाद जो अपडेट्स आए और पहले 1-2 नंबर आए वो थोड़े मार्केट को ख़राब लगे। लेकिन आज जिस तरीके से मार्केट ने ICICI बैंक और HDFC बैंक, ऑब्वियसली आप HDFC बैंक की बात नहीं करेंगे, लेकिन जिस तरीके से आज मार्केट ने प्राइवेट बैंक के नंबर्स पर रिएक्ट किया, क्या आपको लग रहा है कि वापस एक उम्मीद की किरण जागी है यहाँ पर? नमस्कार अनिल जी। मेरे हिसाब से अगर आप देखेंगे लास्ट ईयर जो हमारे लिए रहा था वो एक बहुत ही बिलो एवरेज ईयर रहा था। 2% की सिर्फ ग्रोथ थी अर्निंग्स पे। अगर आप अभी देखेंगे तो इस फर्स्ट क्वार्टर की क्योंकि बेस हमारा लास्ट ईयर का लोअर था तो अर्निंग में इम्प्रूवमेंट होने की उम्मीद है और ऐसा सेलेक्टिव अर्निंग से दिख भी रहा है। आईटी की अर्निंग्स ने जरूर निराश किया है, लेकिन बैंकों की अर्निंग ने हमें दिखाया है क्या कहते हैं कि अर्निंग ग्रोथ आ सकती है। मुझे लगता है क्या कहते हैं कि अर्निंग ग्रोथ इस क्वार्टर में बेटर रहेगी। मिड कैप स्मॉल कैप, सेलेक्टिव मिड कैप स्मॉल कैप्स में जहां पर क्या कहते हैं अच्छा काम हुआ है वहां पर आपको अर्निंग ग्रोथ देखने को मिलेगी। और इस मार्केट का एक फ्लेवर है, वो ये है कि जहां पर भी आपकी अर्निंग ग्रोथ अच्छी दिखेगी मार्केट उसको रिवॉर्ड करेगी, और जहां पर आपकी अर्निंग ग्रोथ कहीं भी स्लिप करेगी वहां आपको मार्केट्स पनिश करेगी। ओके, गुड आफ्टरनून सर, श्रेया बात कर रही हूँ। आप HDFC बैंक और ICICI बैंक को लेकर हमने अभी सवाल किया और आपने उत्तर भी दिया, लेकिन PSU बैंक जिस तरीके से बैकफुट पे काम कर रहे हैं, क्योंकि हम बैंकिंग स्पेस की ही चर्चा कर रहे हैं, PSU बैंक लगातार बैकफुट पे, यहाँ पे कयास लगाकर, उम्मीद लगाकर इन्वेस्टर्स बैठे हैं। यहाँ पर कब एक रौनक या हरियाली देखने को मिल सकती है? आपकी एनालिसिस क्या कहती है? देखिए श्रेया, अभी आपने ICICI बैंक और HDFC बैंक की बात की। ऑफ कोर्स मैं HDFC बैंक के बारे में बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ICICI बैंक की अर्निंग में कोई कमी नहीं थी। उन्होंने बीट दिया ऑलमोस्ट ऑल पैरामीटर्स पे। प्रोविजनिंग थोड़ी सी ज्यादा हो सकती थी, थोड़ा और कंजर्वेटिव हो सकते थे, लेकिन फिर भी ऑन ऑल पैरामीटर्स उन्होंने एक आउट परफॉर्मेंस दी है जो कि हम देख रहे हैं और जो वो करते आ रहे हैं काफी समय से, और मार्केट ने उनको रिवॉर्ड भी किया है। PSU बैंक्स में जो अभी आप अर्निंग ग्रोथ देखेंगे वो थोड़ा मार्क टू मार्केट गेन्स और ट्रेजरी गेन्स की वजह से ज्यादा आ रही है, जबकि उनकी लेंडिंग ग्रोथ और डिपॉजिट्स ग्रोथ में अभी भी चैलेंज है। हमने देखा क्या कहते हैं कि लास्ट 3 क्वार्टर से कंजम्पशन में बहुत बड़ा प्रेशर रहा है, लेंडिंग में भी प्रेशर रहा है, क्रेडिट ग्रोथ भी अब सिंगल डिजिट में आ गई है। जून की क्रेडिट ग्रोथ कुछ 9% के आसपास थी। अगर हटा के देखेंगे HDFC का बेस भी, तो भी आपको 9.9% क्रेडिट ग्रोथ दिखेगी। तो यहाँ पर PSU बैंक्स में थोड़ा सा चैलेंज है अदर देन ट्रेजरी गेन्स। अच्छा धीरज जी, गुड आफ्टरनून। वीरेंद्र बोल रहा हूँ मैं। ये अभी हमने बात करी अर्निंग्स की, जहाँ मिक्स्ड, आई मीन IT के नंबर्स को देखा आपने, बैंक्स के नंबर्स की बात हुई, बैंक्स को भी फर्दर हमने बाइसेक्ट करके PSUs और प्राइवेट पर चर्चा करी। बट अभी मैं एक और तबके की बात करना चाह रहा था, दैट्स कमोडिटीज। आई मीन लुक एट मेटल्स, केमिकल्स और इनफैक्ट सीमेंट, जो सिक्लिकल होते हैं, अच्छा कर रहे हैं। अभी मीडियम टर्म प्रोस्पेक्टिव से क्या इस फैक्टर पे थोड़ा फोकस करना चाहिए टू जनरेट सम, आई थिंक, मीडियम टर्म इनकम और मीडियम टर्म स्विंग? तो जो नॉन फेरस मेटल्स हैं वो रेजिलिएंट रहे हैं, वहां पर मार्जिन की भी इम्प्रूवमेंट है। तो वहां पर मुझे लगता है क्या कहते हैं, पर्टिकुलरली एल्यूमिनियम, तो वहां पर ऐसा लगता है क्या कहते हैं कि अर्निंग्स अच्छी रहेंगी। और
मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म वन कैन टेक पोजीशंस इन द मेटल सेक्टर। हम इस तरीके से देखते हैं कि बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड जितनी भी सेक्टर्स हैं वहां पर हमें लगता है कि अच्छी तेजी बनी रहनी चाहिए। हमने देखा थोड़ी सी लास्ट 2 सालों में रियल एस्टेट सेक्टर्स में भी तेजी देखने को मिली। तो मुझे ऐसा लगता है क्या कहते हैं सीमेंट, जिसमें एक 7 to 8% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट पे ग्रोथ बनी रहेगी। और साथ में जो हमने कंसोलिडेशन देखा, चाहे वो अडानी हो चाहे वो अल्ट्राटेक हो, उन्होंने एक्वायर किए कंपनीज, तो इस तरह से उनको एक प्राइसिंग पावर से भी बेनिफिट हुआ है। तो सीमेंट सेक्टर विल कंटिन्यू टू डू वेल, building materials will continue to do well, metals will continue to do well, IT, hospitals, diagnostic, we are cautious. ओके, मीनवाइल मार्केट में एक सर्ज आ रहा है। अब निफ्टी 100 पॉइंट से ज़्यादा ऊपर है। एक बार जरा निफ्टी का चार्ट लेकर आइए। 111 पॉइंट ऊपर 25,080 पर। बैंक निफ्टी भी वापस 57,000 की तरफ बढ़ता हुआ 56,955 पर। फ्रेश इंट्राडे हाई पर अब बैंक निफ्टी आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। ऑलमोस्ट 700 पॉइंट की रैली यहाँ पर। और अगर पिछले कुछ मिनटों का चार्ट देखें आप, तो आईसीआईसीआई बैंक ने इसको लीड किया है। 3% अब ये स्टॉक ऊपर है। और देखिए किस तरीके के शानदार मूव्स इस समय आपको यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। धीरज जी, आप इस समय मार्केट में अगले अगर 1-2 साल का व्यू ले रहे हैं तो लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में किस तरीके के रिटर्न्स एक्सपेक्ट करें इन्वेस्टर्स? तो अनुज, पहले मैं आपको लास्ट 3 महीनों की थोड़ी सी स्टोरी बताता हूँ। लास्ट 3 महीने में निफ्टी ने 15% का रिटर्न दिया है, मिड कैप ने कुछ 18% और स्मॉल कैप ने कुछ 26% का रिटर्न दिया है। लेकिन अगर यही आप सिर्फ एक लास्ट 1 मंथ का डेटा देखेंगे, मैं 19 जून और 19 जुलाई को कंपेयर कर रहा था, तो जो मार्केट्स हैं वो निफ्टी ने सिर्फ 0.4% का रिटर्न दिया है और मिड कैप ने आपको 3.4 और स्मॉल कैप ने आपको 5.6% रिटर्न दिया है। तो लोगों को ऐसा लग रहा था कि मिड कैप और स्मॉल कैप में तेजी नहीं आएगी। मेरा ये व्यू है, क्या कहते हैं, कि वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है, स्ट्रेस्ड है। फिर भी मुझे ऐसा लगता है, क्या कहते हैं, कि मिड कैप और स्मॉल कैप में अभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं सेलेक्टिव नेम्स में, जहां पर आपको अर्निंग ग्रोथ दिख रही है, जहां पर आप मार्जिन इंप्रूवमेंट देख रहे हैं, जहां क्वालिटी कंपनीज हैं जिनकी मैनेजमेंट अच्छी है और जो स्पेसेस ग्रो कर रहे हैं, वहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं 1 से 2 साल के होराइजन में। ओके धीरज जी, इस साल अभी तक एक स्पेस ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, दैट इज़ कैपिटल मार्केट स्पेस। कैपिटल मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स में शानदार रैली पिछले कुछ महीनों में हमें देखने को मिली। बीच में एक डिप भी आया, फिर अगेन बाइंग भी आई। आज भी देख लीजिए BSE, CDSL, कैम्स, HDFC AMC जैसे स्टॉक्स में बाइंग है। इस स्पेस पर आपका व्यू क्या है? अभी भी स्टीम बाकी है इसमें? फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स और इक्विटाइजेशन ऑफ सेविंग्स एक लॉन्ग टर्म थीम है। अभी हमने इसको देखा है कि दिस थीम हैज बीन प्लेइंग आउट और उसका बेनिफिट सबको मिला, एक्सचेंजेस को मिला, ब्रोकर्स को मिला, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को मिला, वेल्थ मैनेजर्स को मिला। थोड़ा सा करेक्शन जरूर आया था एक्सचेंजेस में और CDSL में, क्योंकि सेबी ने कुछ मेजर्स लिए थे डेरिवेटिव्स पे, उससे कुछ वॉल्यूम्स कम आए तो सडनली एक नी जर्क रिएक्शन था। वहां पर थोड़ा सा तकलीफ आगे आने वाले समय में कंटिन्यू भी रह सकती है। लेकिन वेल्थ मैनेजर्स और एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के लिए पर्टिकुलरली एक लॉन्ग रनवे ऑफ ग्रोथ अवेलेबल है। जिस तरीके से हम लोग फ्लोज देख रहे हैं, डोमेस्टिक फ्लोज, चाहे वो SIP फ्लो हो 27,000 करोड़ का या लगभग 2 लाख करोड़ का टोटल फ्लोज, पॉजिटिव फ्लोज थे म्यूचुअल फंड में लास्ट मंथ। तो इस सब को देखते हुए और नए इन्वेस्टर्स को ऐड जो कर रहे हैं अपनी पोजीशंस, उसको देखते हुए ये इस पे मेरे को लगता है कि अभी एक लॉन्ग रनवे अवेलेबल है। शॉर्ट टर्म के लिए ब्रोकर्स और एक्सचेंजेस के लिए नेगेटिव हो सकता है, लेकिन एसेट मैनेजमेंट कंपनीज और वेल्थ मैनेजर्स के लिए अभी लॉन्ग रनवे अवेलेबल है कैपिटल मार्केट स्पेस पे। ओके, मैं इनफैक्ट इस पे टिप्पणी आपकी चाहता ही था, लेकिन आपने धीरे जो टिप्पणी करी थी, 1-2 बास्केट और जहाँ पे कूलिंग ऑफ हुई है। आई मीन आप डिफेंस को देखिए, इसमें कूलिंग ऑफ हुई, रेलवे स्टॉक्स में कूलिंग ऑफ हुई, और थोड़ी अब हम बाइंग देख रहे हैं वाइट गुड सेगमेंट में, कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में, और कुछ ऐसी पॉकेट्स मिड कैप में जहाँ पे इंटरेस्टेड हो आप धीरज जी, जहाँ पे आपको वैल्यूएशंस और अर्निंग दोनों का कंफर्ट हो। वीरेंद्र, डिफेंस एक लॉन्ग टर्म स्टोरी है, पर्टिकुलरली आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर हमारे को बहुत डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं इस सेक्टर में। यहाँ पर हमारा वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है, तो इसलिए अभी के लिए
थोड़े समय के लिए आप डिफेंस सेक्टर को अवॉइड कर सकते हैं। जब आपको अपनी प्राइसेस में थोड़ा करेक्शन देखने को मिले, एक लॉन्ग टर्म के लिए डिफेंस सेक्टर अच्छा रहेगा, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। कंजम्पशन एक इम्पॉर्टेंट टर्न अराउंड स्टेज पे है। लास्ट 1 साल से हमने देखा क्या कहते हैं कि एफएमसीजी कंपनीज को काफ़ी स्ट्रगल थी और उनके वॉल्यूम्स ग्रोथ भी बहुत लो सिंगल डिजिट में आ रहे थे। मार्जिन थोड़ा प्रीमियमाइजेशन की वजह से बढ़ रहे थे, बट वो प्रीमियमाइजेशन भी एक समय तक चल सकता है, उसके बाद उनको वॉल्यूम पे ही रिलाय करना पड़ेगा। तो वहां पर एक पर्टिकुलरली रूरल सेक्टर में एक बहुत बड़ा पेन था, जो अभी इम्प्रूव होते हुए दिख रहा है। मुझे ऐसा लगता है क्या कहते हैं कि वो बॉटम आउट हो चुका है। फरवरी में बॉटम आउट हुआ था, थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आप इस क्वार्टर में देखी है हमने फर्स्ट क्वार्टर में। सेकेंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर में यहाँ पर कंजम्पशन स्पेस में आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। पर्टिकुलरली लो कॉस्ट डिस्क्रिशनरी स्पेसेस जो हैं वहां पर आपको क्या कहते हैं अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी इन्वेस्ट करने के लिए। तो वो एक अच्छा सेक्टर है जहां आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखना चाहेंगे तो मेरे हिसाब से क्या कहते हैं बिल्डिंग मटेरियल एक ऐसा स्पेस है जहां आप कंटिन्यू टू फोकस कर सकते हैं। ओके, काफ़ी सेक्टर की चर्चा की हमने धीरज जी, लेकिन ऑयल एंड गैस अभी तक चर्चा में शामिल नहीं हुआ। इस स्पेस पर कोई राय है आपकी? हालांकि पूरा स्पेस आज तो रिलायंस की वजह से बैकफुट पर है, लेकिन यहाँ पर क्या स्ट्रैटेजी है आपकी? सबसे बड़ा बेनिफिशियरी स्पेस में रिलायंस ही होने वाला है। तो मेरे हिसाब से क्या कहते हैं कि ऑयल एंड गैस स्पेस एक अच्छा स्पेस है। बेस बहुत कम है, तो ऑन लोअर बेस ये इसमें अर्निंग ग्रोथ आपको अच्छी मिलेगी रिलायंस में भी और ओएमसीज में भी। तो वन कैन लुक एट सेलेक्टिवली ऑयल एंड गैस स्पेस आल्सो। ओके धीरज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पे खुल के राय रखी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया सर। इट्स 25086 और बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट अनुज 57,000 की दहलीज पर दस्तक देता हुआ। अप्रोच क्या रहे मार्केट पे ऐसे सेटअप के बीच में, ऐसे क्लोज के बीच में, 3 हैवी वेट्स की जो हमने अर्निंग्स देखी और रिएक्शन देखा, उसके बाद कल के लिए अनुज? वीरू देखिए, अच्छा मीनवाइल इटर्नल के नंबर्स आ रहे हैं। इटर्नल का स्टॉक डे हाई थोड़ा कूल ऑफ हुआ, अभी भी 3% ऊपर है। वैसे इसमें कुछ और डिटेल आएंगे तो बात करेंगे। देखिए, बैंक निफ्टी में लॉन्ग कैरी करिए। आज बैंक निफ्टी में एक न्यूज़ के बाद एक ब्रेकआउट आया। आज सुबह हमने बात की थी बैंक निफ्टी की कि अगर HDFC बैंक में शॉर्ट कवरिंग आई तो बड़ी वाली होगी, और आज बैंक निफ्टी में एक नया ब्रेकआउट है। निफ्टी में मुझे लग रहा है अभी भी आपको 25,200 का एक इंतज़ार करना होगा। 25,200 अगर क्रॉस होगा तो उसके बाद ही आप फिर वहाँ पर तेज़ी आएगी। लेकिन बैंक निफ्टी में तो विदाउट अ डाउट आई थिंक क्लियर कट एक सेंस है ब्रेकआउट की। अगर आप चाहें वीरू तो बैंक निफ्टी के लॉन्ग्स को वाया निफ्टी पुट हेज कर सकते हैं, क्योंकि एक सेंस बन रही है कि इस समय बैंक निफ्टी मच स्ट्रॉन्गर कंपोनेंट है वर्सेस निफ्टी। और बैंक निफ्टी में मुझे हैरानी नहीं होगी अगर अब हम वापस ऑल टाइम हाई की तरफ जाएं। 600 पॉइंट दूर रह गए बैंक निफ्टी में, कोई जैसे 600-700 पॉइंट कोई बहुत ज़्यादा दूर है नहीं बैंक निफ्टी के लिए। चलिए एक काम करते हैं, अब कल की तैयारी शुरू करते हैं। पहले यतिन के पास चलते हैं डीलिंग रूम चेक के लिए। यतिन, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। और 2 स्टॉक जो है डीलर्स ट्रैक कर रहे हैं, उनमें सबसे पहले सिंजीन। इस हफ्ते कंपनी के नंबर्स आएंगे और नंबर्स के पहले ओपन इंटरेस्ट में लगभग 4-5% की बढ़ोतरी देखी है जुलाई फ्यूचर्स में। और डीलर्स कह रहे हैं कि यहाँ BTST का ट्रेड लिया जा सकता है 675 से लेकर 680 के टारगेट्स के लिए। तो ये काउंटर है जहाँ नतीजों के पहले लॉन्ग एक्टिविटी देखने को मिल रही है, तेज़ी के सौदे देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा सीमेंट में आज काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन है, और वहाँ अंबुजा सीमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ क्लियर शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है। डीलर्स के हिसाब से यहाँ पोजिशनल खरीदारी की अपॉर्चुनिटीज़ बन रही हैं, और उनको लगता है कि 620 से लेकर 630 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये भी एक काउंटर है जो डीलर्स क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं आज। ओके, शुक्रिया यतिन जी। सिंजीन और अंबुजा दोनों ही स्टॉक्स काफ़ी बार डिस्कस हुए आज के शो में, और हमारे पैनल द्वारा भी इसको पिक किया गया। डीलर्स भी इस पे बेट लगा रहे हैं दोनों स्टॉक्स पर, सिंजीन और अंबुजा सीमेंट खरीदारी की राय उनकी तरफ से। चलिए अब BTST और STBT ट्रेड से लेना शुरू करते हैं। गावा सर, गुड इवनिंग, बताइए क्या पिक कर रहे हैं? गुड इवनिंग। आई थिंक स्टॉक वही रहेगा जो सुबह मैंने क्विक सिंगल में दिया था, वो था अंबुजा सीमेंट। टारगेट था 615, आज का हाई 614 है। टारगेट तो लगभग अचीव हो गया, लेकिन यहाँ पर एक जो मोमेंटम नजर आता है, ये लगता है 630 तक लेके जाएगा। स्टॉप होगा 608 का, दैट्स ऑल। 4 रुपए का स्टॉप है, तो रिस्क रेशियो भी फेवर में आई थिंक ध्यान देना चाहिए अंबुजा सीमेंट। ओके, अंबुजा सीमेंट पर ध्यान दीजिए। ये होगी गावा सर की तरफ से पिक। शिल्पा जी, आप क्या कैरी कर रही हैं?
जी अभी देन आई विल गो फॉर डिलीवरी भी हम लोग देख रहे हैं कि कंटिन्यूअस एक स्ट्रेंथ है यहाँ पे 432 पे फ्यूचर्स है, मुझे लगता है 445 इसके नेक्स्ट टारगेट्स होने चाहिए, स्टॉप लॉस 427 का मेंटेन कीजिए। ओके, डिलीवरी पे आपकी बाय कॉल 432.85 पे। कविता जी आप क्या पिक करेंगे? सो वीरेन जी डीएलएफ मुझे लगता है यहाँ अच्छे मूव बनने चाहिए। आज रियल स्टेट जो है ऑल्दो यहाँ पर हम देखें कि 0.01% ये सेक्टर ऊपर आए, बट अच्छे मूव बनते हुए दिखे हैं इन डीएलएफ एंड गोदरेज प्रॉपर्टी। सो 847 के लेवल पर है एज अ पोजिशनल, और एज बीटीएसटी मुझे लगता है 865 870 के प्राइस टारगेट इस पर बनते हुए दिखने चाहिए। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 840 का। ओके 870 के टारगेट प्राइस के लिए डीएलएफ पर दाव लगा रहे हैं कविता जी। राजेश सातपते जी आप बताइए आप क्या पिक कर रहे हैं कल के लिए? श्रेया देखिए, मेरी नजर है बजाज ऑटो के चार्ट के ऊपर, और जिस तरह से ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दे रहा है, मुझे लगता है इसका कल का टारगेट श्रेया 8,600 का होगा। सो 8450 चल रहा है, स्टॉप लॉस रखें 8,400 का। ओके मानस जी आपने क्या पिक किया? तो देखिए अनुज जी, बजाज फिनसर्व पे खरीदारी करने की राय रहेगी। करीब 7-8 दिनों की कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो बजाज फिनसर्व के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 2060 के प्राइस चल रहे हैं, 2044 के स्टॉप लॉस से 2090 के टारगेट के लिए खरीदारी की जा सकती है। ओके, बजाज फिनसर्व 2053 पे बाय कॉल आपका। राजेश पालवे जी आपका पिक क्या रहेगा कल के लिए? तो वीरेन जी यहाँ पे यूपीएल पसंद आ रहा है। यूपीएल में जिस तरीके के ब्रेकआउट देखने को मिले, अगर आज डेटा भी देखे तो लॉन्ग बिल्टअप के यहाँ पे साइन बने और केमिकल बास्केट में बाइंग इंटरेस्ट भी बनते हुए दिख रहा है, तो यूपीएल यहाँ पे पसंद आ रहा है। अपसाइड में हमें लगता है 730 735 के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 707। ओके चलिए अब एक काम करते हैं, ब्यूरो के पास चलते हैं और मार्केट ब्रेथ आज की कैसी रही? निफ्टी बैंक निफ्टी तो अच्छे मूव रहे, लेकिन ब्रॉडर मार्केट कैसी रही ब्यूरो? अच्छी दिया अनुज। टुवर्ड्स क्लोज आज बहुत सारे सेक्टर्स ने स्टॉक्स ने लोअर लेवल से अच्छा रिवर्सल लिया। आइए जरा स्क्रीन पे एक स्लाइड देखते हैं। पहले ओवरऑल नंबर्स की ब्रेथ की डेरिवेटिव्स 77 लॉन्ग और शॉर्ट कवरिंग का दायरा बड़ा था आज। जिसने बाजार को सिक्योर किया टुवर्ड्स क्लोज वो थी शॉर्ट कवरिंग। 72 में, 56 में शॉर्ट, 24 में लॉन्ग अनवाइंडिंग, यानी जहां प्रॉफिट्स बन गए उनको कैश में कन्वर्ट करने की टेंडेंसी जो थी वो कम थी। दैट्स गुड, ये अच्छी चीज़ है अपने आप में एक। उसके बाद फर्स्ट लाइन आएगी एटर्नल, स्पेशली अभी नंबर्स आए इसके और आ भी रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, आप देखो नंबर्स हैं, बट रिएक्शन स्ट्रॉन्ग है, कंप्लीटली लॉन्ग बिल्डअप। यूपीएल, केमिकल बास्केट में जिंदल स्टेनलेस, श्री सीमेंट, ये ऐसा स्पेस जो कि आज बहुत स्ट्रॉन्ग था, ऑल टाइम हाई पे क्लोज हो रहे हैं स्टॉक्स, मोस्ट स्पेशली अल्ट्राटेक सीमेंट। अगली स्लाइड आएगी यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग, परसिस्टेंट मिड कैप आईटी में सुबह एक मात्र ऐसा आईटी काउंटर जो कि पहले टिक से अगर आप देखें एक रिकवरी मूड में था, बाकी नाल्को, इलेक्ट्रिक फाइनेंस, एबीबी आज भी कंटिन्यू करा। और मेरे ख्याल से आज इस स्क्रीन पे जिस स्टॉक की सबसे ज़्यादा बात हुई है वो है अंबुजा सीमेंट्स आपकी स्क्रीन पे, शॉर्ट कवरिंग। बाकी पोस्ट नंबर्स कंप्लीट डिसअपॉइंटमेंट। वन ऑफ द मोस्ट एग्रेसिव स्टॉक बैंकिंग में जो सबसे मजबूत था, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, आईएक्स, रिलायंस आज पोस्ट नंबर्स प्रॉफिट टेकिंग मोड में गया, यूनियन बैंक, विप्रो, इन सभी काउंटर्स में आज शॉर्ट बिल्डअप था। और अगली स्लाइड आएगी लॉन्ग अनवाइंडिंग, जहां प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हुए। इसमें बंधन बैंक आज बहुत दिनों बाद, इनफैक्ट शुक्रवार को इसमें लॉन्ग क्रिएट हुआ था, आज लॉन्ग अनवाइंडिंग हो गई, प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हुए। ग्लेनमार्क, पिरल एंटरप्राइजेस, बायोकॉन और मसगांव टॉक, ये कुछ काउंटर्स जहां पे आज लॉन्ग्स यानी प्रॉफिट्स थे वो कैश में कन्वर्ट हुए। टुवर्ड्स एंड और कुछ चीज़ें जो कि शायद इंप्रेस कर रही हैं कल के लिहाज से, एक बार लेके आइएगा स्क्रीन पे आप जरा। पीबी इंफ्राटेक 2% ऊपर रहा, सीडीएसएल कैपिटल मार्केट थीम में आज अच्छा रहा और एक स्ट्रॉन्ग क्लोज। शिल्पा जी, सीडीएसएल को कैसे अप्रोच करेंगे आप? हमने सुबह से बीएससी पे काफ़ी बात की, एंजल वन पे, बट आज फिर इसने दोनों एवरेज को रीगेन किया, आपका टेक इस पर? जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, यहाँ पे 1720 के ऊपर ही इसका एक छोटा सा ब्रेकआउट है, जहाँ पे 1760 इसके नेक्स्ट टारगेट्स होने चाहिए। तो यहाँ पे 1760 तक आप एक प्ले ले सकते हैं 10-15 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करके। इसके ऊपर सस्टेन होता है तो 1820 फिर इसके ओपन साइड हो जाएंगे। ओके फिलहाल ये स्ट्रैटेजी सीडीएसएल पर। अब बात करते हैं क्यूआईपी की। देखिए पिछले कुछ समय से क्यूआईपी के जरिए फंड जुटाने में तेजी आई है और इस साल कई बड़ी कंपनियों ने क्यूआईपी के जरिए फंड जुटाए हैं। सवाल ये कि क्यूआईपी का इतना डिमांड क्यों है? खास एनालिसिस लेकर मेरे सहयोगी कंचन नौटियाल मौजूद हैं। बताइए कंचन, क्या है रिसर्च?
जी, QIP का जो जोश है वो हमें काफ़ी ज़्यादा हायर साइड में जाता हुआ दिखाई दे रहा है इस टाइम पे। अगर फंड रेजिंग की बात की जाए QIP के ज़रिए, तो इसने अपने 5 साल के हाई को छू लिया है। यानी कि जो जुलाई में हमें QIP के ज़रिए फंड रेजिंग देखने को मिली है, ये काफ़ी हाईएस्ट है और सितंबर 2020 के बाद ये सबसे बड़ा नंबर जो है वो उभर के आया है। अगर हम QIP के नंबर की बात करें जुलाई में, तो 10 QIP आई थी, जिसके ज़रिए करीब करीब 30,470 करोड़ का जो आंकड़ा है वो रेज होता हुआ यहाँ पे दिखाई दिया है। यानी कि मंथली जो QIP की परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर साइड में देखने को मिली है पिछले 5 साल में। अगर टॉप QIPs की बात करी जाए जुलाई के महीने में, तो देखिए 17 जुलाई को हमने देखा था जो SBI है वो अपना QIP लेके आया था करीबन 25,000 करोड़ का, जो कि लार्जेस्ट एवर है सिंगल एंटिटी के थ्रू। इसके साथ ही साथ हमने CG पार का QIP देखा था करीब करीब 3,000 करोड़ का, मैराथन का 900 का, नवीन फ्लोरिन की बात करी जाए तो 750 करोड़ का QIP यहाँ पे भी आता हुआ दिखाई दिया था। एक बार देख लेते हैं कि ईयर टू डेट का स्नैपशॉट इस टाइम पे किस तरीके का दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें पूरे इस साल के अब तक की, तो 30 QIP आई है, जिसके जरिए हमने मार्केट में देखा है करीबन 60,000 करोड़ फंड रेजिंग की गई है। उसमें से सबसे टॉप में जो QIP आती है, एक तो SBI हो गई, साथ में इसके अलावा बायोकॉन जहां पे हमने 4,500 करोड़ का QIP देखा था, हिताची एनर्जी 2,500 करोड़, इरेडा, यूको बैंक, कैप्री ग्लोबल्स के भी 2-2 हज़ार के QIP हमें मार्केट में आते हुए दिखाई दिए थे। अब QIP तो आए हैं, लेकिन यहाँ पे इतना बड़ा जो सर्ज है वो हमें क्यों देखने को मिला है, इसके पीछे के कई सारे की फैक्टर्स है। देखिए जो लिस्टेड फर्म है इस टाइम पे वो स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल लिक्विडिटी को टैप करती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ QIP इस टाइम पे काफी ज्यादा अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे आते हुए नजर आ रहे हैं। इससे कंपनी जो है जल्दी से पैसा जुटा रही है और साथ ही साथ फंड रेजिंग के लिए काफी ज्यादा ये क्विक एक्सेस बन गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो गवर्नेंस है और साथ में जो रेगुलेटरी अप्रूवल्स है वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर साइड पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस हमें मार्केट में बढ़ता हुआ नजर पड़ रहा है। ओके कंचन, शुक्रिया। मीनवाइल जोमेटो देखिए आप, यानी इटर्नल अब 7% ऊपर है ये स्टॉक। आई थिंक मेरी सेंस ये है कि मार्केट जो क्विक कॉमर्स है ना, उसमें जिस तरीके की ग्रोथ आई है उस पर फोकस कर रही है। आपको याद होगा कि एक समय था जब इन्होंने ब्लिंकिट एक्वायर किया था, बहुत लोगों ने कहा था ये क्या कर लिया, और आज की डेट में इनकी सबसे ज़्यादा जो वैल्यूएशन है वही ब्लिंकिट की वजह से आती है। आज की डेट में अगर जोमेटो को सबसे ज़्यादा जाना है तो ब्लिंकिट की वजह से जाना जाता है ना, क्योंकि खाना तो आप दिन में मैक्सिमम 3 बार ही मंगाएंगे ना। ब्लिंकिट तो आप जब मन करता है उठ के बस कर दिया ब्लिंकिट, अरे ये रह गया। चलो, जैसे वो क्या होता था ना बचपन में, याद है आपको? मेरे साथ तो होता था, अब मुझे पता नहीं बाकियों के साथ क्या होता था। मम्मी ने भेजा कि बेटा जा सामने से ब्रेड और दूध ले आ, वो लेके आ गया। मैंने कहा सॉरी दही भूल गई, जरा दोबारा जा सकता है क्या? वो क्या है कि अब तो ये ब्लिंकिट में यही होता है, ऑर्डर कर दिया उसको, यार ये रहेगा। देखते भी नहीं कितनी हैंडलिंग चार्ज दे रहे हैं, क्या प्लेटफॉर्म है, बस चाहिए। और क्या करते हैं लोग, अब क्या है, जैसे फ्री डिलीवरी के लिए मिनिमम 250 चाहिए ना, तो कुछ ना ऐड कर देंगे ऑर्डर में जो नहीं चाहिए, लेकिन वो डिमांड क्रिएट हो रही है क्योंकि आप ऐड कर देंगे सिर्फ वो डिलीवरी फीस बचाने के लिए। वो भी एक इन्होंने काफ़ी स्मार्ट चीज़ रख रखी है, तो वो आपका वो सब वैल्यू वगैरह बढ़ाती है। खैर एनीवे, स्टॉक 6.5% ऊपर इस समय ट्रेड करता हुआ। इस पर एक व्यू लिया जाए शिल्पा जी, इटर्नल ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ता हुआ स्टॉक। जी बिल्कुल, 280 पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, 280 के ऊपर अगेन इसमें आप मोमेंटम और भी स्ट्रेंथ गैदर करते हुए देखेंगे टुवर्ड्स 300। लेकिन अगर किसी के पास, आई एम श्योर मेनी पीपल हैव ऑलरेडी 280 के अराउंड थोड़ा कॉशियस हो सकते हैं, एक बार प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है इसके ऊपर, देन अगेन इट ओपन्स अप फॉर न्यू लेवल्स। वीरू, आप अभी भी नहीं कंट्रीब्यूट करते ना इटर्नल में, इनके नंबर्स में? नहीं, मैं ब्लिंकिट तो यूज़ करता हूँ आज काफ़ी। अच्छा, ब्लिंकिट, हाँ ब्लिंकिट काफ़ी यूज़ करता हूँ। मतलब कल सुबह बताऊँ मैं, वो एवोकाडो सैंडविच खाने का मन करा तो 10 मिनट में एवोकाडो आ गया, ब्रेड आ गई, चीज़ अच्छी। पर ये होता था बचपन में हम सामान लाते थे, उसका अलग क्रेज होता है ना, उसमें कमीशन बनता था ना, अपना कमीशन मिल जाता था, 1-1.5 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये कमीशन मिल जाता था। हाँ, तो वो चीज़ मिस करते होंगे लोग। बिल्कुल। अच्छा, शो में कविता जी ने ट्रेड ली थी इटर्नल पर। कविता जी, टारगेट हिट हो गया आपका शो के शो में, बताइए क्या अब इस पर फ्रेश व्यू रहेगा? मुझे लगता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कॉस्ट का मेंटेन करना चाहिए, और एज लाइक शिल्पा राइटली सेड 280 पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, वो क्रॉस होता है तो दिस मे मूव अप टू 300। सो जो डे ट्रेडिंग के लिए लिए थे दे मे बुक प्रॉफिट, अदरवाइज ट्रेल करें अपने कॉस्ट पर एसएल को। ओके, चलिए, तो ये इस समय एक व्यू इटर्नल पर।
अब एक काम करते हैं, मार्केट का पंचनामा का टीजर करते हैं और श्रेया से जानते हैं आज क्या सवाल है। श्रेया बताइए। गेस व्हाट, इटर्नल पर ही सवाल आया है। रानी जी ने 217 पर ले रखा है। 217 पर जी, अच्छे प्रॉफिट में। अब करना क्या चाहिए इनको यहाँ से? बने रहे रानी जी, बिल्कुल कोई डाउट ही नहीं है इसमें। इसका 52 वीक हाई और लो वाली पीरियड पर जरा फायर करिएगा। मेरे ख्याल से ये शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ऑल टाइम हाई होगा इसका। नहीं, अच्छा थोड़ा दूर है अभी हम। 304 था, ठीक है 304 तक गया था, लेकिन वो 2024 में गया था तो काफ़ी समय लगा। उसके बाद 52 वीक लो भी लगाया स्टॉक ने 2025 में, 200 तक गया और 200 के बाद से जब वो पीक बेयर मार्केट चल रही थी वहाँ से ये स्टॉक घूमा 200-220 पर हम पॉजिटिव हुए थे। हमने एक व्यू लिया था कि ये इतनी ख़राब खबर पर भी 200 नहीं तोड़ रहा है। आई थिंक ये जा रहा है अपने ऑल टाइम हाई की तरफ। बिल्कुल बने रहे विदाउट ए डाउट। ओके, बने रहने की सलाह है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, यूपीएल पर डिस्कस भी कर रहे थे हम ये स्टॉक आज के शो में। लगातार सुबह से तेज़ी थी इस पर्टिकुलर काउंटर में, 715 के लेवल पर अभी भी ट्रेड करा 4.5% की तेज़ी के साथ। क्या किया जाए यहाँ पर? इनकी प्राइस बताइए इन्होंने? नहीं, उन्होंने व्यू पूछा है बस। ठीक है, इसका 2 साल का चार्ट रख दीजिए, व्यू मिल जाएगा आपको यूपीएल पे। यूपीएल एक ऐसा स्टॉक है जो आपके कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं हो सकता, क्योंकि ये स्टॉक जो है ना जब चलता है तो जैसे अभी चल रहा है जंगली की तरह, जब गिरता है तो भी वैसे। तो ये 40% का आपको ड्रॉडाउन भी दिखाएगा, 40-50% की रैली भी दिखाएगा। इसमें आपको एंट्री और एग्जिट आनी चाहिए। ये एक टिपिकल कमोडिटी बिजनेस वाला एक टिपिकल ट्रेडिंग स्टॉक है बस। पहले इसका नाम यूनाइटेड फॉस्फोरस होता था, अब यूपीएल है। तो ये इसमें पहले तो इंडेक्स का भी हिस्सा होता था ये। तो इसमें आप देखिए, अगर आप टाइम कर सकते हैं तो कर सकते हो तो अच्छी बात है। कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा इसको नहीं बना सकते लेकिन आप। ओके, कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक नहीं हो सकता, काफ़ी सिक्लिकल है। चलिए अब बाकी क्वेश्चंस 3:35 पर CNBC आवाज़ के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एड्रेस किए जाएंगे। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स पर हमारे साथ जुड़िए 3:35 पर मार्केट का पंचनामा में। कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं जहाँ पर अच्छी तेज़ी थी। आज सीमेंट स्पेस में अच्छी तेज़ी, अल्ट्राटेक सीमेंट के नंबर आए, वहाँ पर भी हमें तेज़ी देखने को मिली। अंबुजा सीमेंट, आप देखिए आज के शो में इतनी बार ये स्टॉक डिस्कशन हुआ है, इनफैक्ट डीलर्स भी अंबुजा सीमेंट पर बेट लगा रहे हैं। एक बार श्री सीमेंट भी रखते हैं आपके स्क्रीन पर, 2.5% के साथ तेज़ी के साथ श्री सीमेंट भी आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा 31,530 के लेवल पर। इस पर एक व्यू चाहूँगी। मानस जी, आप बताइए, श्री सीमेंट ये पर्टिकुलर काउंटर जिस तरीके से भागा, अभी यहाँ से चेज करने लायक है कि थोड़ा थम जाए अभी? देखिए, बिल्कुल चेस करना चाहिए क्योंकि स्टॉक करेक्ट हुआ, 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया और वहां पर वापस बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है और स्टॉक तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। तो मेरे ख्याल से तो यहाँ पर अभी भी एक ट्रेड बनता है। पोजिशनली इसको लेना ज्यादा बेहतर रहेगा। तो 31,000 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की राय रहेगी। आई थिंक 32,500 या 32,700 तक के टारगेट्स पॉसिबल है स्टॉक में। ओके, चलिए तो ये अब इस समय सीमेंट स्टॉक्स इस पर व्यू एक कुछ चीज़ रह गई है। हाँ, बैन अपडेट, एक बार बैन अपडेट देख लेते हैं। हिंदुस्तान कॉपर और एंजल वन बैन से बाहर आ सकते हैं। हिंदुस्तान कॉपर 80% पोजीशंस और एंजल वन में 78% पोजीशन। तो दोनों के दोनों स्टॉक्स बैन से बाहर आने की तैयारी करते हुए। गाबा सर, एंजल वन का चार्ट क्या कह रहा है? एंजल वन का चार्ट मेरे ख्याल से यहाँ बेस बना हुआ है करीब, मेरे ख्याल से 3 हफ्ते से लो जो है यहाँ पर सस्टेन कर रहा है, वो है 2650 के आसपास। लेकिन एक कंफर्मेशन की जरूरत है, वो मिलेगा 2800 जो पार कर लेगा तब वहां पर एक कंफर्म मिल जाएगा मैं फिर ऊपर जा रहा हूँ, और लगता है वो मिलेगा क्योंकि ज्यादा जो नीचे आ रहा है गिरावट में, इस गिरावट में कुछ खास ताकत नहीं है, ये वीक गिरावट है। एक अपमूव मिलना चाहिए, फिर टारगेट मिलेगा 2900, फिर 3000, ये पॉसिबिलिटी है। तो बायस अपसाइड होना चाहिए, स्टॉप लॉस लगाकर 2650 का। ओके, एंजल वन पे आपका टेक। और इस बीच इस क्लोजिंग में कुछ महत्वपूर्ण स्टॉक्स, एटर्नल एट 276.70 जिस पर बात हो रही थी, भी खुल के पोस्ट दैट नंबर्स 10 जनवरी 2025 के बाद अब तक के हाईएस्ट लेवल पे क्लोज होता हुआ एटर्नल। उसके बाद यूपीएल बड़ा स्ट्रॉन्ग रहा 717 पे पोस्ट जून 2023 अब तक के हाईएस्ट लेवल पे। और एक स्टॉक लिखे आइए, M&M आपकी स्क्रीन पे आएगा। M&M आज क्लोज हुआ ऑल टाइम हाई पर 3250 पे ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ। और अच्छे मूव वाले स्टॉक्स में आज अंबुजा सीमेंट्स 4 अक्टूबर 2024 के बाद अब तक के हाईएस्ट लेवल पे। तो ट्रेडिंग स्विंग आज स्टॉक फ्यूचर्स बहुत अच्छे मिले अनुज, और शानदार क्लोज आज, विदाउट अ डाउट वीरो शानदार क्लोज। और एक बात बताऊं मैं आपको, हमको आज ऐसी क्लोज की ज़रूरत थी
क्योंकि देखिए मार्केट आज शुरुआत हुई, कोलैप्स हुआ मार्केट, फ्राइडे का लो तोड़ा हमने, 50 डेमा तक गए और वहाँ पर जिस तरीके से मार्केट ने रिकवरी दिखाई और 200 पॉइंट की रिकवरी के साथ हम बंद हुए हैं और हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर बंद हुए हैं। ट्रस्ट में ऐसा एक दिन और आपको मिल जाए जैसा आज मिला तो वो फिर मार्केट में एक नए ट्रेंड की शुरुआत कर सकता है। और अगर आप 25,200 को रिक्लेम कर लें जो कि 20 डेमा है, और बैंक निफ्टी ने तो आज एक फ्रेश ब्रेकआउट दिखाया। मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी अब ऑल टाइम हाई की तरफ शायद बढ़े, 700 पॉइंट दूरी रह गया, तो ये एक बहुत शानदार क्लोज बैंक निफ्टी के लिए। 670 पॉइंट की रैली बैंक निफ्टी में हुई। आईटी थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा था, करीब 100 पॉइंट नीचे था, लेकिन एक और अच्छी चीज़ हुई कि मिड कैप और स्मॉल कैप में भी रिकवरी आई। मिड कैप करीब 2.5% ऊपर बंद होकर ट्रेड हुआ। स्मॉल कैप हालांकि फ्लैट था, इसकी वजह से एडवांस डिक्लाइन 1:1 का ही था, उससे ज़्यादा बेहतर नहीं था। अब सेक्टोरल हीट मैप देखिए एक बार जरा आप। सेक्टोरल हीट मैप में क्लियरली एक चीज़ जो स्टैंड आउट करेगी वो है फिनेंशियल्स। देखिए 1.6% की रैली हुई फिनेंशियल्स में, और इसको मैंने अलग से इसलिए भी चूज़ किया क्योंकि आप देखिए थोड़ा सा गैप था निफ्टी बैंक और पीएसयू बैंक्स में, क्योंकि वो प्राइवेट बैंक्स की वजह से, इस वजह से थोड़ा सा ऑयल एंड गैस नीचे था, ये रिलायंस का इम्पैक्ट था, करीब 1% नीचे था। कैपिटल गुड्स अच्छे चले आज सारे के सारे, डिफेंस अच्छा चला, कैपिटल मार्केट स्टॉक्स ये भी अच्छे चले आज। तो ये कुल मिलाकर ओवरऑल ब्रॉड सेक्टोरल व्यू। निफ्टी 130 पॉइंट ऊपर, सबसे ऊपर इटर्नल टुवर्ड्स द एंड 7% की रैली हुई, लेकिन मार्केट के दो हीरो थे आज, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक। दोनों ने शानदार रैली दिखाई। 0.25% आईसीआईसीआई और 2.25% एचडीएफसी बैंक में रैली हुई। इसी की बदौलत मार्केट चला। और देखिए अब रिलायंस 3% नीचे था, ऐसा कब हुआ लास्ट टाइम के रिलायंस 3% नीचे हो और निफ्टी 100 पॉइंट से ज़्यादा की रैली के साथ डे हाई पर बंद हो। मुझे तो लास्ट टाइम पता नहीं याद कि कब हुआ ये, लेकिन शानदार क्लोज मार्केट की। अनुज, ये वाकई रोचक तथ्य था। डेरिवेटिव लूजर्स में दूसरे पायदान पर रिलायंस, बट स्टिल निफ्टी 0.51%, शानदार मूव यहाँ पर। चलिए, सोमवार अच्छा गुजरा, लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर ट्यूसडे। एक अच्छे मंगलवार की कल्पना करते हैं, और वैसे भी कल तो वोलेटिलिटी रहेगी, लेट्स सी किस तरफ रहेगी। कल सुबह फिर ये पैनल मुलाकात करेगा आपसे मॉर्निंग कॉल और मुनाफे की तैयारी में और मार्केट का पंचनामा। छोटे से अंतराल के बाद CNBC आवाज़ पे आप जुड़िए श्रेया और अनुज के साथ। कोई सवाल हो इन्वेस्टमेंट से, ट्रेडिंग से, ज़रूर पूछिए। नमस्कार।